रात के 2 बजे आज आन्या अपने रूम में अपने बेड पर इधर उधर पलट रही थी। उसे नींद नहीं आ रही थी। नींद का झोंका आता भी तो कुछ ही देर के लिए, फिर उठकर देखती तो आदित्य वहां पर नहीं था। पता नहीं क्यों पर उसे आज एक बेचैनी महसूस हो रही थी। आन्या फिर से अपने एक नींद के झोंकों से उठ जाती है तो घड़ी देखती है तो रात के 2 बजे बजते हैं। वो अपने बिस्तर पर ऐसे ही लेटी रहती है। तभी कोई धीरे से दरवाजा खोल अंदर आता है, पर कुछ ही देर पहले गेट के अंदर आने से अपने रूम में सोई सनाया की भी नींद खुल जाता है। वो उठकर बालकनी में जाती है। आदित्य अंदर आ रहा था। आदित्य का ये रूप देख एक बार के लिए तो सुनाया भी डर जाती है। और फिर उसे याद आता है कि अब कुछ ही देर पहले आन्या अपना डोर खोल हॉल एरिया में देख रही थी। ये याद आते ही बहुत धीरे से अपना डोर खोल बाहर जाने लगती है। तभी सीढ़ियों से चढ़ते हुए आदित्य जो अपने रूम की तरफ जा रहा था, उसके सामने अचानक सनाया आ जाती है। सनाया को साइड कर अपने रूम की तरफ जाने लगता है। तभी सनाया उसका हाथ पकड़ अपने रूम की तरफ खींचकर ले जाने लगती है। जब वह दोनों सनाया के रूम की तरफ जा रहे थे, उसी वक्त आन्या रूम का दरवाजा खोल बाहर आती है। तो किसी के कदमों की आहट सुन उस कदम की ओर देखने लगती है। तो उसकी आंखें हैरान हो जाती है, क्योंकि उसे आदित्य की बैग दिख रही थी जो सनाया उसे पकड़ते हुए अपने रूम की तरफ ले जा रही थी। और कुछ ही देर में वह उसके रूम में चला जाता है और दरवाजा लॉक हो जाता है। ये देख आन्या के दिल में एक बेचैनी और घबराहट होने लगती है। वो परेशान सी हो जाती है। उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। उसके दिमाग में पिछली कुछ बातें रिपीट होने लगती हैं जो आदित्य के बारे में कही गई थी, कि आदित्य एक प्ले बॉय है जिसे हर रात एक लड़की की आवश्यकता पड़ती है। और जब तक आन्या के साथ आदित्य था, उसे उस पर कोई शक नहीं था। और आदित्य का उसे विश्वास दिलाना कि वो सिर्फ उसका है, उसके बावजूद आज उसका विश्वास डगमगा रहा था। वही आदित्य सनाया के रूम में आते ही बोलता है, ये क्या हरकत है सनाया, तुम मुझे इधर खींचकर क्यों लाए हो? तभी सनाया बोलती है, पहले तुम जरा अपना चेहरा देखो, आन्या जाग रही है। आदित्य बोलता है, सनाया हाँ, वो तुम्हारा इंतजार कर रही है और तुम जरा अपना चेहरा देखो। तुम्हें इस रूप में देख कहीं वो बेहोश ना हो जाए। तभी आदित्य अपने आप को सामने मिरर में देखता है तो उसके चेहरे और शर्ट पर काफी ज्यादा खून लगा हुआ था। वो वहां से डायरेक्ट घर पर चला आया था। सनाया बोलती है, तुम मेरा वॉशरूम यूज कर लो, फिर उसके बाद अपने रूम में चले जाना। आदित्य कुछ नहीं बोलता और वो बाहर जाने लगता है तो सनाया कहती है, कहाँ जा रहे हो? आदित्य, मैं वीर के रूम में जा रहा हूँ, ये बोल बहुत बाहर चला जाता है। आन्या वहां नहीं थी। वो तुरंत वीर के रूम की तरफ चला जाता है। सनाया उसे खाली आंखों से जाते हुए देखती रहती है, फिर अपने बिस्तर पर जाकर लेट जाती है और उसके आंखों से एक बूंद आंसू गिर जाते हैं। सनाया कहती है, तुम इतना ज्यादा उससे प्यार करने लगे हो, किसी के रूम में भी नहीं रुक रहे हो। पर क्या होगा जब वो तुम्हारे अतीत से रूबरू होगी? वरया तब तुम्हारे प्यार को समझ पाएगी। अभी तो एक सनाया को उसने फेस भी नहीं किया, न जाने कितनी सनाया है जो उसके सामने आएगी। तब वो कैसे रिएक्ट कर पाएगी? मैंने तुम्हें तुम्हारे प्यार के लिए छोड़ दिया, पर मैं भी देखना चाहती हूँ कि वो प्यार तुम्हारे लिए कितना ज्यादा गहरा है। मेरे लिए तुम्हें छोड़ना आसान नहीं था, पर यह बात सच थी कि हम दोनों मजबूरी में और बाद में एक दूसरे की नीड के लिए थे। मेरा एक तरफा प्यार हमेशा से था, तुमने मुझे कभी फोर्स नहीं किया। पर जिसके लिए तुम इतनी बड़ी कष्ट झेल रहे हो, जो तुम्हारी जरूरत थी उसे रोक रहे हो, क्या वह भी तुम्हें ऐसे ही चाहती है जैसे तुम चाहते हो? उसके लिए मैं कुछ ऐसा करूंगी जो शायद आन्या को तोड़ दे। और यह जरूरी भी है, ये बोल वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। वही आन्या जो बिस्तर पर सीधे लेटी थी, वो ऊपर सीलिंग को घूर रही थी और अपनी मुट्ठी बेडशीट पर कसी हुई थी। उसका सर दर्द से फटा जा रहा था। उसके मन में ना चाहते हुए भी गलत ख्याल आता रहे थे। वो सोचती है कि आदित्य क्यों दूसरे के पास जा रहे हैं, जब उनकी खुद की बीवी उनके पास है। ये सब सोच सोच वह अपना सिर पकड़ बैठ जाती है। तभी वो मन में बोलती है, क्या मेरे अंदर कोई कमी रह गई, जो इन्हें किसी और की जरूरत पड़ रही है? ये सब कहते और सोचते हुए उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। तभी वो सोचती है, पर मेरा और आदित्य का रिश्ता तो सिर्फ ये कहते कहते हो रुक जाती है। वो मन में सोचती है, जहां तक एक मेडिकल और मैंने सुना है एक आदमी की कुछ फिजिकल नीड होती है जो उनको पूरी करनी होती है। पर मैं तो, ये सोच उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। उसे याद आता है वो और आदित्य तो कभी फिजिकल होते ही नहीं है। सिर्फ एक बार आदित्य और आन्या फिजिकल हुए थे, जिसमें आदित्य में अपने हैवानियत दिखाई थी। उसके बाद आज तक आदित्य ने उसे कभी उस तरह से नहीं छुआ। आन्या देखती है लगभग 1 घंटा बीत चुका है। उसके अंदर घबराहट बढ़ती जा रही थी। वो उठकर अपने रूम से बाहर निकल जाती है। वो एकटक सनाया के रूम की तरफ ही दे रही थी, जैसे उसे ना चाहते हुए भी उम्मीद हो कि आदित्य उसी रूम से बाहर आएगा। तभी उसे कदमों की आहट सुनाई देती है। वो देखती है तो आदित्य दूसरी तरफ से आ रहा था। उसने एक टी शर्ट और लोअर पहना था। वो वीर के रूम की तरफ से निकल रहा था। ये देख आन्या एक गहरी सांस लेती है, जैसे उसके मन में चल रहे ख्याल सही नहीं हुए। वो जाकर अपने रूम में लेट जाती है। आदित्य उस रूम में जाता है और आर्या को सोते हुए देखता है। वो लाइट्स ऑफ कर आन्या के बगल में सो उसे अपनी बाहों में भर लेता है। उसके ऐसा करते हैं आन्या भी उसे कसकर अपनी बाहों में भर लेती है। उसके हाथों का जकन देख आदित्य समझ जाता है कि आन्या जग रही है।
तभी आदित्य झुककर कहता है, तुम जग रही हो आन्या, पर अब नींद आ रही है। आदित्य उसके बाल सहलाने लगता है। आन्या उसके सीने से चिपकी हुई कुछ देर में सो जाती है तो वहीं आदित्य के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। अगली सुबह देर रात सोने की वजह से आदित्य और अन्य दोनों ही सोए हुए थे। रूम का डोर नॉक होता है तो आन्या की नींद तो नहीं खुलती, पर आदित्य अपनी आंखें खोल देता है। वो देखता है आन्या पूरी तरीके से उस पर पैर फेंक कर सोई हुई थी। उसके पैर इस समय आदित्य के सीने पर मौजूद थे और वो टेढ़ी पोजीशंस में सोई हुई थी। यह कह सकते हैं दोनों इस समय प्लस का चिन्ह बना रहे थे। ये देख आदित्य धीरे से उठता है और आन्या को खींचकर सीधा सुलाता है और उसके माथे पर किसकर अपने रूम के डोर की तरफ चला जाता है। तो वहां पर वीर खड़ा था। वो बोलता है, याद है ना, मीटिंग में जाना है। आदित्य हाँ में सिर हिला बाथरूम चला जाता है। वीर भी एक नजर आन्या को देख वहां से चला जाता है। वो पीछे मुड़ जैसे ही जाने को होता है उसकी टक्कर सनाया से हो जाती है और वो उसे लेते हुए जमीन पर धड़ाम से गिर जाता है। पर सनाया का आज नीचे गिरता उससे पहले वो अपना हाथ रख देता है। इस समय सनाया नीचे तो वीर ऊपर था। सनाया वीर को देखते हुए, थैंक गॉड तुमने मुझे बचा लिया, पर कोई इस समय अपनी जलती निगाहों से देख रहा था। तभी सनाया की आवाज से तीर उठकर खड़ा हो जाता है और सनाया का हाथ पकड़ उसे उठा देता है। पर वही दूर खड़ी कीर्ति यह सब देख रही थी। उसके हाथों की मजबूती ट्रे पर कस जाती है जिसमें वो चाय लेकर आ रही थी। उसे रात को वीर की कही हुई बात याद आ गई। फ्लैशबैक। कीर्ति वीर के रूम में दूध देने गई थी। वो जैसी ही जाने की होती है वीर उसका हाथ पकड़ लेता है। कीर्ति उसे नासमझी में देखती है तो वीर ऐसे ही बोलता है, क्या डिसीजन लिया तुमने। पहले तो कीर्ति कुछ समझ नहीं पाती, पर जैसे ही उसे याद आता है वो अपना सिर झुका लेती है। तभी कीर्ति बोलती है, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है कि मैं क्या करूं। तभी वीर पूछता है, क्या तुम किसी और से प्यार करती हो। कीर्ति तुरंत ना में सिर हिला देती है तो वीर कहता है, तुम भी अपने प्यार में धोखा खा चुकी हो और मैं भी। आए कीर्ति वीर को देखने लगती है तो वीर उसका हाथ छोड़ बालकनी में खड़ा हो जाता है। कीर्ति वैसे ही खड़ी रहती है। तभी वीर कहता है, शनाया, उससे तो तुम मिल भी चुकी होगी। कीर्ति यह नाम सुन हैरान हो जाती है। तभी वीर कहता है, मैं उसे स्कूल टाइम से प्यार करता था, पर वह हमेशा मुझे अपना सिर्फ एक दोस्त मानती थी। उसका प्यार और अट्रैक्शन किसी और के लिए था, पर मैंने सोचा कि समय रहते शायद वो मुझसे प्यार करने लगे, पर मैं गलत था। प्यार तो सिर्फ एक ही बार होता है। धीरे धीरे मुझे लगा वो मेरे लिए नहीं बनी है। मैंने अपना रास्ता बदल लिया। ये है मेरा एक छोटा सा पास्ट जो मैं तुम्हें बताना चाहता था, और तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। कीर्ति अपना सिर नीचे कर लेती है। कीर्ति, मुझे कुछ समय चाहिए। तभी वीर कहता है, तुम्हारे पास समय ही समय है और हम दोनों प्यार में धोखा खा चुके हैं, तो क्यों ना एक नया रिश्ता बनाया जाए। ये कह उसके पास जाता है और उसके चेहरा हाथों में भरते हुए बोलता है, मैं यह नहीं बोलूंगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मुझे नहीं पता कि मुझे वैसा प्यार कभी हो पाएगा, पर मैं तुमसे एक प्रॉमिस करता हूँ, एक गुड हस्बैंड हमेशा बन के दिखाऊंगा। और यह भी सच है कि तुम मुझे अच्छी लगती हो। ये सुनते ही कीर्ति वीर के गले लग जाती है। शायद ये कीर्ति की तरफ से जवाब था, क्योंकि वह भी वीर को पसंद करने लगी थी। क्योंकि कीर्ति पूरब से अपने प्यार में धोखा खाई हुई थी और ये दोनों एक दूसरे को दर्द ज्यादा अच्छे से समझ पा रहे थे। तभी वीर कीर्ति का चेहरा ऊपर करते ही बोलता है, क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ। ये सुन कीर्ति की आंखें बड़ी हो जाती है। मन ही मन में तो वह भी वीर को अपना मानने लगी थी, बस जुबान सब कुछ कहना बाकी था, और शायद वीर भी कीर्ति को अपना मान चुका था। कीर्ति कुछ देर वीर को देखती है, फिर अपनी पलकें झुकाते हुए अपनी सहमति दे देती है। वीर झुककर कीर्ति के होठों पर अपने होंठ रख देता है। कीर्ति अपनी आंख बंद कर लेती है, पर वीर आंखें खोले कीर्ति को धीरे धीरे किस करने लगता है, क्योंकि वो ये सपने खुली आंखों से देखना चाहता था। उसके भी नसीब में कोई है। वीर उसे ऐसे ही किस करते करते उसे बालकनी में लगे सोफे पर ले जाता है और उसे अपने गोद में बैठा उसके होठों को लगातार चूमने लगता है। कीर्ति को भी यह सब अच्छा लग रहा था। वो वीर के बालों में अपने हाथ चलाने लगती है। काफी देर की किस के बाद जब कीर्ति की सांस फूलने लगती है तो वीर उससे अलग होता है और कीर्ति का चेहरा देखने लगता है। कीर्ति उसके सीने पर अपना सर रख देती है। काफी देर बाद वीर को कीर्ति की भारी सांसें अपनी गर्दन पर महसूस होने लगती है, तो उसे उठा उसके रूम में लेकर जाता है और उसे बिस्तर पर लेटा उस माथे को चूम के अपने रूम में चला जाता है। फ्लैशबैक एंड अब जबकि कीर्ति को ये बात पता चल चुकी थी, वो लड़की सनाया ही थी, तो उसे वीर का सनाया के पास होना अच्छा नहीं लग रहा था, पर वो कुछ बोलती नहीं। सुबह के 8 बजे 8:30 बज गए थे। सभी लोग इस समय ब्रेकफास्ट पर बैठे थे। अन्य भी उठकर आ चुकी थी। तभी घर का डोर बेल बजता है तो वीर जाकर डोर खोलता है। सामने कुछ लोग को देख उसके चेहरे के भाव वैसे ही रहते हैं, पर उन लोगों के अंदर आते ही आदित्य के चेहरे के भाव थोड़े बिगड़ जाते हैं और बोलता है, वहीं रुक जाइए। सुबह के समय सभी बैठे अपना नाश्ता कर रहे थे। तभी डोर का बेल बजता है। वीर उठकर जाता है, डोर खोलता है तो देखता है सामने कुछ लोग खड़े थे। उसके भाव चेंज तो नहीं होते हैं, पर लोगों के अंदर आते हैं आदित्य के भाव चेंज हो जाते हैं और वो उन लोगों को वही जो बोलता है, रुक जाइए। आदित्य के ऐसा बोलने से सभी लोग वहीं पर रुक जाते हैं। सामने कोई और नहीं, राजवंश फैमिली खड़ी थी। आदित्य खड़े होकर पूछता है, आप सभी यहाँ क्या कर रहे हैं मेरे गरीब खाना में।
आदित्य का तंज वहां पर सभी को समझ आ रहा था। तभी आन्या उठते हुए बोलती है, यह आप क्या बोल रहे हैं? वो सभी आपके फैमिली वाले हैं और इस तरह बिना अंदर आए उनसे आप इस तरीके से बात कर रहे हैं। आदित्य एक नजर आन्या को घूरता है तो आन्या उसे इग्नोर कर वह उन लोगों के पास चली जाती है जिसमें कि दादा दादी विभाजी और राहुल आया हुआ था। आर्या उन लोगों के पास जाती है और सभी बड़ों का आशीर्वाद लेती है और दादी और विभाजी का हाथ पकड़ उन्हें अंदर लाती है। आदित्य ध्यान से आन्या को देख रहा था पर वो कुछ बोलता नहीं। तभी आन्या उन लोगों से कहती है, आप सभी बैठिए और ब्रेकफास्ट करिए। तो दादाजी उसके सर पर हाथ रखते हुए बोलते हैं, ब्रेकफास्ट नहीं बेटा, मैं आपके हाथों का लंच करना चाहती हूँ। ये सुनते ही आन्या के चेहरे की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है और कीर्ति सनाया सभी के चेहरे पर दबी मुस्कान आ जाती है। तभी आदित्य की कड़क आवाज आती है, लगता है आप लोग भूल चुके हैं कि यह मेरा घर है। तभी दादी थोड़े गुस्से में बोलती है, हाँ हाँ मुझे भी पता है कि यह तेरा घर है। क्या जमाना आ गया है, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप को पहचानने से भूल जाते हैं। उन्हें पालो पोषो और बड़ा करो और कल को कहते हैं यह मेरा घर है। दादी की नौटंकी देख आदित्य एक गहरी सांस ले कुछ बोल नहीं पाता और वह चुपचाप अपना बैग लिए बाहर निकल जाता है क्योंकि वह जानता था यदि ये लोग आए हैं तो पक्का यहाँ से नहीं जाने वाले, क्योंकि एक बार पहले भी आदित्य के साथ ऐसा हो चुका है। वह हर मुमकिन कोशिश किया इन लोगों को बाहर भेजने का पर कोई फायदा नहीं। और अब तो सबसे बड़ी बात उसकी वाइफ आन्या, वो तो पक्का आदित्य की चलने नहीं देगी। आज वीर को आदित्य की बेबसी पर हंसी आ रही थी और वह भी बाहर निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ प्रिया किचन में काम कर रही थी, वो खाना बना रही थी। तभी उसके कमर पर एक हाथ आता है जिससे प्रिया डर जाती है। तभी वह पीछे देखती है तो अर्जुन वहां पर खड़ा था। प्रिया तुम कब आए? अर्जुन उसके कंधे पर चिन रखते हुए उसको पीछे से पकड़ते हुए बोलता है, मेरी जान तुम्हें नहीं लगता कि तुम मेरे प्यार में कुछ ज्यादा ही गूम रहने लगी हो? प्रिया उसे अजीब नजरों से देखती है तो अर्जुन बोलता है, अब तुम्हारे घर में कौन आ रहा है कौन जा रहा है तुम्हें इतना तक खबर नहीं है? प्रिया कुछ नहीं बोलती। तभी अर्जुन अपने होठों से उसके कान को चूम लेता है तो प्रिया झटके से उसे दूर कर देती है और बोलती है, देखो मेरे साथ तुम ये सब मत किया करो। अर्जुन, भला वह क्यों और मैं क्यों ना करूं? प्रिया, यार मुझे कुछ कुछ होता है, कुछ अजीब सी फीलिंग आती है। प्रिया की मासूमियत देखकर अर्जुन मुस्कुरा देता है और उसे खींचते हुए अपने पास ला उसके कमर में हाथ डालते हुए बोलता है, अच्छा यदि मैं किस करता हूं तो कैसा फील होता है? प्रिया आंखें बड़ी कर, बेशर्म इंसान, राक्षसों के मंत्री, तुम्हें ऐसी बातें करते हुए शर्म नहीं आती? तभी अर्जुन जो प्रिया के अजीब गालियों को देख उसे घूर रहा था वह उसे बोलता है, तुमने एक कहावत सुनी है? प्रिया बोलती है, कौन सी? अर्जुन उसे अपने पास खींचते हुए, जिसने की शर्म उसके फूटे कर्म। ये बोल वह प्रिया के होठों पर अपने होंठ रख देता है। प्रिया फिर से उससे दूर हो जाती है और बोलती है, अभी हम किचन में हैं और मुझे ये सब नहीं पसंद आए। तभी अर्जुन प्रिया को चिढ़ाते हुए, ओ तो तुम्हें ये सब रूम में पसंद है, चलो हम रूम में कंटिन्यू करेंगे, ये बोल प्रिया के साथ मिलकर खाना बनाने लगा। पहले तो प्रिया गुस्सा होती है पर अर्जुन को अपने साथ देख वह मुस्कुरा देती है और जज्जू उसकी मुस्कुराहट देख उसकी गाल पर किस कर लेता है। तभी प्रिया बोलती है, अर्जुन। अर्जुन, हाँ बोलो। प्रिया, तुमने अपनी माँ से इस बारे में बात की? अर्जुन, किस बारे में? तभी प्रिया थोड़ा हिचकते हुए, हमारे रिश्ते के बारे में। अर्जुन बेफिक्री से बोलता है, इतनी जल्दी भी क्या है? प्रिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी जब अर्जुन की नजर प्रिया पर जाती है तो वह बोलता है, क्या हुआ तुम्हें? प्रिया सिसकते हुए, अर्जुन कहीं ऐसा तो नहीं तुम मुझे अपने प्यार के जाल में फंसा कर मुझे छोड़ दोगे और तुम मुझे यूज कर रहे हो? ये सब सुनते ही अर्जुन का दिमाग सनक जाता है और वो गुस्सा में प्रिया को धकेलते हुए किचन के दीवार से सटाते हुए बोलता है, क्या बोला तुमने? अभी मैं तुम्हारा यूज करता? तुम्हें पता भी है यूज होता क्या है? एक किस करने से मैं तुम्हें यूज कर रहा हूं? क्या मैंने तुम्हें कहीं गलत तरीके से छुआ? फिर प्रिया के सीने पर अचानक अपना हाथ रख देता है। यह महसूस करते ही प्रिया चिहुक सी जाती है। तभी अर्जुन बोलता है, क्या मैंने तुम्हें यहाँ पर छुआ? प्रिया कुछ बोल ही नहीं पाती। तभी अर्जुन थोड़ा तेज आवाज में, आंसर मी। प्रिया नामे सिर हिला देती है। तभी अर्जुन उसके सीने से होते हुए धीरे धीरे उसके नीचे वाले हिस्से पर जा रहा था। वह हाथ जैसे ही वहां रखता है प्रिया ब्लैंक हो जाती है। तभी अर्जुन, क्या मैंने तुम्हें यहाँ पर कभी टच किया? प्रिया घबराती हुई नामे सिर हिला देती है। तभी गुस्से में, तो फिर तुमने कैसे कहा कि मैं तुम्हें यूज कर रहा हूँ? प्रिया कुछ नहीं बोलती और उसके गले लग जाती है और अर्जुन पहले तो गुस्से में था और प्रिया को दूर करना चाहा लेकिन प्रिया उससे एक जोक की तरह चिपक जाती है और वह रोते हुए बोलती है, अर्जुन मेरे पास परिवार के नाम पर कुछ नहीं है। मैंने सब कुछ खो दिया है। मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया है लेकिन प्यार में लोगों को धोखा खाते हुए भी देखा है। मुझे डर लगता है कि मैं तुम्हें कहीं खो ना दूं, सिर्फ इसलिए मैंने ऐसा कहा। अर्जुन भी एक गहरी सांस लेकर उसे कसकर अपनी बाहों में पकड़ते हुए बोलता है, मैं तुम्हें पहले ही अपने पास्ट के बारे में बता चुका हूँ। प्रिया, बहुत सी लड़कियां मेरे पास आई हैं और मेरी जरूरतें पूरी की है पर मेरे मन में तुम्हारे लिए कभी भी वो विचार नहीं आया। तुम मेरे लिए प्योर हो, तुम मेरी जिंदगी हो और तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मैं बहुत जल्द तुम्हें पूरे हक से अपना नाम दूंगा और एक छोटा सा परिवार
कॉलेज में पीयूष आन्या से कहता है, आन्या तूने क्या सोचा है, तू मेडिकल ट्रिप पर जा रही है या नहीं? तभी आन्या बोलती है, यार पीयूष इस बार मैं नहीं जा पाऊंगी क्योंकि मेरे फैमिली वाले आए हैं, और सच बताओ तो मेरा इस बार जाने का इच्छा तो था, लेकिन मैं सोच रही थी अभी तो हमारे पास 3 साल का टाइम है, मैं तब भी जा सकती हूँ। तभी प्रिया भी बोलती है, और मेरा भी कुछ ऐसा ही राय है। पीयूष निराश हो जाता है और बोलता है, पर मेरा तो जाना जरूरी है। तभी आन्या कहती है, क्यों ना पीयूष आप जाओ और वहां से जो भी सीखना हमें भी उसका कुछ बता देना। पीयूष कुछ नहीं बोलता, उनकी परिस्थिति को समझते हुए हमें सिर हिला देता है। पर पता नहीं क्यों अंदर ही अंदर पीयूष का भी जाने का मन नहीं था। ये 2 दिन का ट्रिप उसे 2 महीने 2 साल के बराबर लग रहे थे, क्योंकि उसके जिंदगी में कोई कदम जो रख चुका था। शाम का समय, शनाया और आन्या दोनों ही राजवंश विला एंटर होते हैं। तो दादी दादा बैठे हुए थे। राहुल बाहर गया था घूमने के लिए, तभी आर्या उन सभी के पास आकर बैठ जाती है। सनाया को देख दादी बोलती है, तुम सनाया हो ना जो आदित्य के साथ बचपन से रहती हो? सनाया हमें सिर हिलाती है। विभा जी गौर से सनाया को देख रही थी और उसे पहचानने की कोशिश कर रही थी। तभी वह अन्या की तरफ देखकर बोलती है, आन्या मैं तुम्हारे लिए कॉफी लेकर आती हूँ। तभी विभा जी को आन्या मना करते हुए बोलती है, नहीं आंटी मैं बना लूंगी, आप परेशान मत होइए। तभी विभा जी थोड़ा गुस्सा होते हुए, आर्या क्या हम तुम्हारे लिए इतना गैर है कि तुम हमें आंटी बोलती हो? आन्या समझ नहीं पाती तो दादी बोलती है, बेटा आदित्य में और विभा में चाहे जो कुछ हो, पर तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम इसे माँ कहकर बुलाओ, क्योंकि यह रिश्ते में तुम्हारे सास है। आन्या समझ नहीं पाती, वह थोड़ी नर्वस होने लगती है, पर वह उनकी बात का मान रखते हुए हाँ में सिर हिलाती है। सभी दादाजी आन्या से बोलते हैं, आन्या बेटा मुझे आपसे कुछ काम है। आन्या बोलती है, जी दादाजी बताइए। तभी दादाजी उसे उठ बाहर चलने का इशारा करते हैं, तो वो उनके साथ बाहर चली जाती है। दादी और विभा जी एक दूसरे को देखना में सिर हिला देते हैं, जैसे बोल रही थी, यह बुढ़ू कभी नहीं सुधर सकते, गंदे तो सिर्फ और सिर्फ अपना बिजनेस चाहिए। रात का डिनर का समय सुधा जी के बुलाने पर कीर्ति चली गई थी, क्योंकि सुधा जी को इमरजेंसी के लिए 2 दिन हॉस्पिटल में रुकना था, तो घर पर किसी को तो रुकना था। इधर विभाजी और सनाया दोनों ही मिलकर डिनर तैयार कर रहे थे और आन्या वहीं पर बेचारे खड़ी थी, पर वह भी अपना पूरा अफेक्ट दिखा रही थी काम करने का। विभाजी उससे जो जो मांग थी वह उन्हें दे रही थी। तभी सनाया को कॉल आता है, तो वह भी कॉल को देखती है। तो भी विभा बोलती है, बेटा आप जाइए अपना कॉल अटेंड करिए, काम कंप्लीट हो चुका है। सनाया मुस्कुराकर बाहर चली जाती है। सनाया के जाते ही एक बार विभाजी बाहर की तरफ जाती है, फिर तुरंत आन्या को खींचकर अपने पास लाती है। आन्या उनके ऐसे खींचे जाने पर वह समझ नहीं पाती। तभी विभाजी बोलती है, बेटा ये सब क्या है? तो आन्या बोलती है, क्या हुआ आंटी? तभी भी विभाजी घूर कर देखती है, तो आन्या बोलती है, मतलब माँ। विभाजी, बेटा तुम शादीशुदा हो और ये तुम किस तरीके से रह रही हो? तुम्हारी शादी को हुए अभी लगभग 1 महीना भी नहीं हुआ और तुम अभी से ऐसे रही हो जैसे तुम्हारी शादी को 20 से 25 साल हो गए हैं। आन्या उनकी तरफ नासमझी में देखती है, तो विभाजी उसे समझाते हुए बोलती है, बेटा तुम एक शादीशुदा औरत हो, तुम्हें तो अच्छे से सच कर रहना चाहिए, और तुम्हारे मांग का सिंदूर, गले का मंगलसूत्र। तभी आन्या बोलती है, वह माँ कॉलेज जाना होता है और आदित्य ने इस शादी को अभी सीक्रेट ही रखने के लिए बोला था। तभी विभाजी बोलती है, मैं यह नहीं कह रही हूँ कि आप कॉलेज ऐसे जाओ, पर जब तक आप घर पर रह रही हैं तब तक तो आप एक शादीशुदा लग ही सकती हैं। आन्या भी उनकी बात पर कुछ सोचने लगती है, फिर वह मुस्कुरा देती है। कुछ देर बाद सभी लोग डिनर कर अपने अपने रूम में चले जाते हैं। आदित्य और वीर अभी नहीं आए हुए थे। वही रात के 10 बजे आदित्य और वीर घर आते हैं। वे अपने कमरे में चला जाता है, तो वही आदित्य अपने कमरे में जाने लगता है। वह रूम का दरवाजा खोलता है, तो में हल्की हल्की रोशनी जल रही थी। वह अंदर जाता है तो देखता है बेड पर कोई नहीं था। वह समझ जाता है कि आन्या बालकनी में होंगी। वह थोड़ी देर बाद फ्रेश हो वह बालकनी में जाता है, पर बालकनी में जाते ही उसकी सांसें थम जाती है। किसी की आहट सुन आन्या पीछे मुड़ती है, तो आदित्य उसे देखता ही रह जाता है। आन्या, जिसने पिंक कलर की एकदम हल्की सी साड़ी पहनी हुई थी, जिससे वह साड़ी उसके फिगर पर और भी ज्यादा जच रहा था, और उसी पर पिंक साड़ी के ब्लैक बॉर्डर की मैचिंग स्लीवलेस ब्लाउज, जिसका बैक गला काफी डीप था। हाथों में भरी भरी चूड़ियां, बालों को खुला मांग किए पूरा भरकर सिंदूर और बालों को खुला छोड़ दिया था। कानों में छोटे छोटे झुमके, होठों पर डार्क ले रेड लिपस्टिक जो उसके होठों को और ज्यादा रसीले दिखा रहे थे। जब वह चल रही थी तो उसके पैरों में बजती वह घुंघरू पायल। आदित्य एकटक आन्या को देख रहा था। तभी आन्या आदित्य से मुस्कुराते हुए बोलती है, आप आ गए, मैं आपके लिए डिनर लगाती हूँ। ये बोल वह जैसे ही जाने लगती है, आदित्य उसका पीछे से हाथ पकड़ लेता है और पीछे से उसके कान के पास जाते हुए बोलता है, क्या तुम मुझे सिड्यूस करने की कोशिश कर रही हो मिसेज राजवंश? आदित्य जब रूम में आता है तो आन्या को इस रूप में देख उसे ऊपर से नीचे एकटक देखने लगता है। तभी आन्या किसी के आहट से वह पीछे मुड़कर देखती है, तो आदित्य को सामने देख वो बोलती है, आप आ गए, चलिए मैं आपके लिए डिनर लगा देती हूँ। ये बोल तो जाने लगती है, तभी आदित्य उसका पीछे से हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, क्या तुम मुझे सिड्यूस करना चाहती हो?
आन्या के चेहरे पर स्माइल आ जाती है पर वह अपने आप को नॉर्मल कर आदित्य की तरफ देखकर बोलती है, यह आप क्या कह रहे हैं, मैं तो आपको खाने के लिए बोल रही हूँ। ये कह वह अपना हाथ छुड़ाकर वहां से दौड़कर चली जाती है। आदित्य को आन्या की ऐसी हरकत पर उसके चेहरे पर एक अच्छी सी स्माइल आ जाती है। आन्या आदित्य के लिए ट्रे में खाना लेकर आती है और वह थाली में खाना परोसते हुए बोलती है, साहेब आइए, खाना खा लीजिए। आदित्य चौंक कर आन्या को देख उसके प्यारे से सूरत को देखता है। उसका खुद को साहिब कहना उसके दिल में एक और जज्बात जगा देते हैं। तभी आदित्य आन्या से बोलता है, क्या कहा तुमने? आन्या ना समझी में उसे देख बोलती है, खाना खाने के लिए कहा। आदित्य, उससे पहले क्या कहा? आर्या को समझ नहीं आ रहा था पर उसे जैसे ही समझ आता है वह अपना चेहरा शर्म से नीचे कर लेती है और वह बोलती है, बस ऐसे ही। आदित्य कुछ कहता नहीं है। तभी आन्या चहकते हुए बोलती है, आपको पता है आज खाना माने बनाया है, वह भी आपके और वीर भाई के पसंद का। आदित्य, जो कि आन्या आपलक निहारे जा रहा था, वह उसे ऊपर से नीचे एनालाइज कर रहा था क्योंकि आन्या काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी इस रूप में। पर आन्या की बात सुन उसका चेहरा सर्द हो जाता है और वह थोड़ा रुड होकर बोलता है, पर मुझे ये सब नहीं पसंद आए। आन्या बोलती है, पर आपको तो सारा खाना पसंद है। तभी आदित्य थोड़ा गुस्से में बोलता है, मैंने कहा ना मुझे ये खाना नहीं पसंद। पर उसकी तेज आवाज सुन आन्या का चेहरा उतर जाता है। तभी आदित्य बोलता है, आज मुझे वेजिटेबल बिरयानी खाने का मन है। तो आन्या अपना चेहरा छोटा सा बनाकर बोलती है, पर माँ तो सो गई है। आदित्य उसे घूर कर बोलता है, बीवी तुम हो मेरी या वो? आर्या, पर मुझे नहीं आता बनाना। उसका मायूस चेहरा देख और उसकी मासूमियत देख आदित्य उसका हाथ पकड़ खड़ा करता है और बोलता है, चलो मेरे साथ। यह कह वह उसका हाथ पकड़ अपने साथ खींचते हुए ले जाता है। आदित्य इस समय एक टी शर्ट और ट्राउजर में था। आन्या के साथ किचन में जाता है तो आन्या आदित्य का चेहरा देखने लगती है। तो आदित्य उसके सर को हल्का सा थपथपाते हुए बोलता है, ज्यादा दिमाग मत चलाओ, तुम्हारे पास दिमाग की कमी है। आन्या चीड़ जाती है। आदित्य वहां रखे एप्रेन को पहनने लगता है। आन्या के चेहरे पर चमक से आ जाती है। तभी आदित्य उसे बिना देखे, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, वेजिटेबल को कट करो। और आन्या मुंह बनाते हुए फ्रिज से जाकर सारा वेजिटेबल लेकर आती है और उसे धुलकर कट करने लगती है। पर आन्या तो आन्या थी, वह वेजिटेबल को भी ऐसे काट रही थी जैसे सब्जी से कोई युद्ध कर रही हो। आदित्य ये देख उसे पीछे से जाकर उसका हाथ पकड़ वेजिटेबल कट करने लगता है और बोलता है, ऐसे कटती है सेम साइज की। इस समय आदित्य और आन्या दोनों बहुत ज्यादा करीब थे। आदित्य अपनी चिन को उसके कंधे पर रख और सब्जी को काटने लगता है। पर आन्या का ध्यान सब्जी के बजाय आदित्य पर था। आदित्य को एकटक देख समझने की कोशिश कर रही थी और आदित्य की इतना पास रहने से उसके शरीर में एक सिहरन सी हो जाती है। तभी आदित्य को महसूस होता है कि आन्या का ध्यान कहीं और है तो आन्या की तरफ मुड़ता है। उसके मुड़ते ही दोनों के चेहरे, या यूं कहूं दोनों के नाक, या ये भी कह सकते हैं कि दोनों के होंठ एकदम पास थे आए। ये देख आन्या का शरीर सिहर जाता है और आदित्य के शरीर में भी एक अजीब सी हलचल उठने लगती है। कुछ देर तक आदित्य और आन्या एक दूसरे को देख रहे थे। तभी आन्या अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसके आंखें बंद करने से न जाने क्यों आदित्य अपने आप को रोक नहीं पाता है। आज उसे आन्या कुछ अलग लग रही थी। उसके आंखों में उसे बहुत कुछ चाहते उमड़ती नजर आ रही थी। अब तक ज्यादा पहल सिर्फ आदित्य ने की थी, पर आन्या का उसकी तरफ कदम बढ़ाना आदित्य को अच्छा लग रहा था। तभी आदित्य अपना एक हाथ उठा उसके होठों पर रख देता है और अपने अंगूठे से उसे सहलाने लगता है। तेरा रूप है आज ऐसा कि चांद देखे तो खुद शर्म आ जाए। तेरी आंखों में थी एक खुमारी, तेरे हुस्न का दीदार करने का। क्या इजाजत है हमें? आन्या अपनी आंखें बंद कर आदित्य की शर्ट पर अपने हाथ कस देती है। आदित्य उसके होठों को सहलाते हुए वह उसके माथे पर किस कर देता है। उसके बाद और उसकी खुली कमर में हाथ डालते हुए अपने पास खींच लेता है। आन्या बदहवास सी आदित्य जैसा कर रहा था उसे करने दे रही थी। आदित्य आन्या को देख बोलता है, मिसेज राजवंश, आज आप बहुत खूबसूरत लग रही है। ये सुन आन्या के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। आदित्य अपने हाथ उसकी कमर पर पकड़ते हुए उसके कान के पास जा बोलता है, मिसेज राजवंश, हम यहाँ किचन में हैं। मेरे हिसाब से हमें कुछ खाने के लिए बना लेना चाहिए। उसके बाद रूम में हम आपकी इच्छा पूरा कर देते हैं। आदित्य की ऐसी बातें सुन आन्या अपने होश में आती है और वह तुरंत आदित्य से दूर हो जाती है। तभी कोई किचन के डोर पर खांसने की एक्टिंग करता है तो आना अपनी नजर उधर घुमा कर देखती है तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती है क्योंकि डोर पर राहुल खड़ा था। आदित्य उसे एक नजर देखता है फिर अपने काम में लग जाता है। तभी राहुल आन्या से कहता है, भाभी आप लोगों का रोमांस हो गया हो तो क्या मैं किचन में आ सकता हूँ? वो क्या है ना, मैं पिछले 10 मिनट से यहाँ पर खड़ा हूँ। आन्या शर्मा जाती है। राहुल किचन में आदित्य के पास आता है। राहुल, आप जो भी बना रहे हो मुझे भी खाना है। आदित्य, क्या तुमने डिनर नहीं किया? राहुल, डिनर किया है पर आपके हाथों का खाना है। ये बोल न स्लैब पर बैठ जाता है। आदित्य कुछ नहीं कहता। राहुल के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वह मन में बोलता है, भाई आप कितना भी कह लो हम लोगों से आपको कोई मतलब नहीं है, पर आप सबसे प्यार करते हो।
कुछ देर बाद आदित्य एक अच्छे सेफ की तरह खाना बनाता है और कुछ ही देर में डाइनिंग टेबल पर ले जाता है। आन्या तो खुशबू से ही पागल हुए जा रही थी। आदित्य एक प्लेट में बिरयानी निकालता है। राहुल उसे उम्मीद भरी नजरों से देख रहा था पर आदित्य उसे इग्नोर कर वहां आन्या को अपने पास बैठाता है। एक चम्मच उसे खिलाता है और पूछता है कैसा बना है। आन्या आंखें बंद करते हुए बोलती है यानामी। फिर आदित्य भी खाने रखता है। राहुल मुंह बनाकर अपने लिए बिरयानी निकालता है और खाने लगता है। तो वहीं दूसरी तरफ कीर्ति अपने रूम में सोई हुई थी। सुधा जी हॉस्पिटल में ही रुक गई थी। सभी लोग अपने अपने रूम में आराम कर रहे थे। तभी कोई गेट को पार करते हुए घर के अंदर घुसता है काले पोशाक में। 2 से 3 लोग घर के अंदर आते हैं और एक बाहर खड़ा होकर 2 शख्स पाइप के रास्ते चलते हुए ऊपर एक रूम की खिड़की के अंदर कूद जाते हैं। वह अंदर जाते हैं तो देखते हैं कीर्ति आराम से सोई हुई थी। उन सभी के चेहरे पर एक खतरनाक स्माइल आ जाती है। अंदर आते ही कीर्ति को कुछ आहट महसूस होती है। वह आंख जैसे ही खोलती है तो देखती है सामने 2 लोग चेहरा पर काला रंग के कपड़े से ढके हुए खड़े थे। वह जैसे ही चिल्लाने वाली होती है वह आदमी उसके मुंह पर कुछ सुधाकर उसे बेहोश कर देते हैं और किसी को कॉल कर बोलते हैं बॉस काम हो गया। तभी वह आदमी रस्सी के सहारे कीर्ति को लेकर की ओर उतर जाता है। वहीं दूसरी तरफ आदित्य दिनकर अपने रूम में लैपटॉप पर काम कर रहा था। आन्या रूम में जाकर जैसे ही अपने नाइट गाउन लेकर बाथरूम की तरफ जाने लगती है। आदित्य बिस्तर पर बैठे ही बैठे उसका हाथ पकड़ लेता है। अपना लैपटॉप एक तरफ रख उसे खींचकर बेड पर लेटा देता है। आन्या पीठ के बल गिर जाती है आदित्य उसके ऊपर आते हुए। ऐसे ही रहो ना, बहुत खूबसूरत लग रही हो। आन्या बोलती है पर मैं ऐसे साड़ी में कंफर्टेबल नहीं हूँ। तो आदित्य उसके गालों को सहलाते हुए बोलता है बहुत जल्द तुम्हें कंफर्ट दूंगा। ये बोल उसे एकटक देखने लगता है। उसके ऐसे देखने से आन्या घबरा सी जाती है। तभी आदित्य उसके साड़ी को पिन खोल उसके सीने से हटा देता है। ऐसा महसूस होते ही आत्या पेट के बल लेट जाती है। आदित्य उसके कान के पास जाकर बोलता है ऐसा तो कुछ नहीं है जो मैंने देखा नहीं है। आन्या शर्म से गड़ी जा रही थी। तभी आदित्य उसके खुले बालों को उसके पीठ से हटाते हुए उसके पीठ पर अपने होंठ रख देता है। उसके ऐसा करते ही आन्या सिहर सी जाती है। आदित्य उसके पीठ को किस करते हुए उसके गर्दन को चूमने लगता है। तभी आन्या को खींचकर बैठा देता है तो आन्या ना समझी में देखने लगती है। तो आदित्य उसे कुछ इशारा करता है। आन्या ना बोलती है। तो आदित्य उसे घूरता है तो आर्या अपने कांपते हाथों से उसकी टी शर्ट को ऊपर उठाने लगती है और धीरे धीरे टी शर्ट निकलने लगती है और उसकी टी शर्ट निकाल देती है। आदित्य उसे अपने पास खींच उसके पूरे चेहरे को चूमने लगता है। वह आदित्य के कंधे को पकड़ लेती है। आदित्य उसे अपनी गोद में बैठाता है और पूरे गले को किस किए जा रहा था। तभी उसका फोन बार बार रिंग हो रहा था पर आदित्य उसे बार बार इग्नोर कर रहा था। तभी आन्या थोड़ा रुककर बोलती है देखिए फोन किसका है। आदित्य मैं अपने स्पेशल टाइम में किसी की इंटरफेयर नहीं चाहिए। पर वह फिर से आन्या के पास आ पाता। फोन फिर से रिंग होने लगता है। आन्या उसे फोन उठाने का बोलती है तो आदित्य फोन उठा बोलता है क्यों इतनी रात को परेशान कर रहे हो। तभी उसे उधर से कुछ कहा जाता है। उसकी हाथों की मुट्ठी बन जाती है। वह वहां से उठते हुए अपनी टी शर्ट पहनते बोलता है मुझे कुछ जरूरी काम है, मुझे जाना पड़ेगा। आन्या को ये सब अच्छा नहीं लगता है। आन्या आप इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं। तभी खटखटाने की आवाज आती है। तभी आदित्य डोर खोलता है तो सामने भी वीर था जिसकी आंखें इस समय खून से भी ज्यादा लाल थी। आन्या तुरंत अपने आप को ढक लेती है। आदित्य वापस आता है और आन्या के माथे को चूम बोलता है चाहे कुछ भी हो, चाहे कुछ भी सिचुएशन हो, मुझे बिना बताए कहीं नहीं जाओगे जब तक मैं आ जाऊं या जब तक मैं खुद ना बात करूं। ये कह वीर के साथ निकल जाता है। वही आन्या आदित्य के चले जाने पर बहुत परेशान हो गई थी। उसने सोचा था कि वह कुछ पल आदित्य के साथ प्यार भरे पल बिताएगी पर आदित्य ने कुछ किया ही नहीं। वह सोने की कोशिश करने लगती है। तभी उसके मोबाइल पर मैसेज आता है। वह उसे खोलती है तो एक वीडियो आता है। उस वीडियो को देख आन्या के हाथ से वीडियो छूट जाता है और उसके आंख से आंसू आने लगते हैं। आन्या अपने रूम में सोने की कोशिश कर रही थी क्योंकि उसे आदित्य का इस तरह चले जाना अच्छा नहीं लगा। लेकिन वीर के साथ जाते देख वह जान जाती है कि जरूर कुछ इंपॉर्टेंट काम है। तभी उसके मोबाइल पर एक मैसेज आता है। वह उस मैसेज को ओपन करती है तो उसमें एक वीडियो आया हुआ था। वह वीडियो जैसे ही खोलती है वैसे ही उसके हाथ से मोबाइल डरकर छूट जाता है। उसके आंखों से आंसू आ जाते हैं। तभी वह अपने कांपते हाथों से उस मोबाइल को उठाती है जिसमें कुछ मैसेज या कुछ एड्रेस लिखा था। तभी उस मोबाइल पर एक कॉल आता है। आन्या के हाथ कांपने लगते हैं। आन्या कांपते हाथों से फोन उठाती है तो उधर से कुछ कहा जाता है। कुछ देर तक तो आन्या ऐसे ही बैठी रहती है। उसकी सुनने समझने की क्षमता ही खत्म हो चुकी थी। पर हिम्मत कर वहां से उठती है। वह वहां से उठ अपने कबर्ड से कुछ साड़ी कुछ और चादर उसको एक दूसरे में बांध अपने रूम के बेड पर बांधते हुए उसको विंडो से नीचे गिरा देती है क्योंकि उसका रूम ऊपर वाले फ्लोर पर था। वह वहां से हिम्मत कर बोलती है आन्या तू कर सकती है। ये बोल वह वहां से नीचे उतरने लगती है।
उस रस्सी के सहारे डरते हुए अन्य नीचे उतरती है, नीचे उतर एक गहरी सांस लेती है, पर तभी उसे याद आता है कि उसने अपना मोबाइल रूम में ही छोड़ दिया। अब फिर रस्सी के सहारे उतरना तो आसान था, पर रस्सी के सहारे चढ़ना उसे समझ नहीं आया, पर वह वहां से छुपते छुपाते पीछे के रास्ते से निकल जाती है। वह बाहर निकलती है तो कुछ दूरी पर एक कार खड़ी थी, उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। वह मन में बोलती है, सॉरी साहिब, पर मुझे ये करना पड़ेगा। मैं आपको बिना बताए यहाँ से जा रही हूँ, पर प्लीज आप मुझे गलत मत समझना। ये बोल एक गहरी सांस ले उस कार की तरफ चली जाती है, और वहां उसके जाते ही उस कार का डोर खुलता है और उसमें बैठ निकल जाती है। उसके निकलते ही आदित्य के जो ट्रेंड बॉडीगार्ड चारों तरफ खड़े थे, उन्हें कुछ आहट महसूस होती है। इधर उधर देखने लगते हैं पर उन्हें कोई दिखता नहीं, पर उनकी माइंड उन्हें कुछ हिट करती है और वह तुरंत आदित्य को कॉल करते हैं। आदित्य जो कि वीर के साथ कार में कहीं जा रहा था, तभी आदित्य का फोन बजता है। घर के बॉडीगार्ड को देख वह तुरंत कॉल रिसीव करा देता है, तो उधर से बॉडीगार्ड बोलता है, सर हमें ऐसा महसूस हुआ है कोई घर पर अंदर से बाहर गया है। तभी आदित्य गुस्सा होते हुए, तो तुम लोग कहाँ थे? बॉडीगार्ड, सर आपने जिस एरिया में हमें मना किया था उससे हमें कोई जाते दिखा, पर हम समझ नहीं पाए, इसलिए आपको इन्फॉर्म करना जरूरी समझा। उसके इतना कहते ही वीर और आदित्य एक दूसरे को देखते हैं। आदित्य फोन तो तुरंत कट करते हुए अपने मोबाइल का सीसीटीवी कैमरा ऑन करता है। सीसीटीवी कैमरा में देख वह जोर से चिल्लाता है और कार पर अपने हाथ से जोर से किक करता है। उसके हाथ से खून निकलने लगता है। उस रूम में आन्या कहीं दिख नहीं रही थी और रूम लॉक था और खिड़की से रस्सी लटका हुआ था। वह जोर से चिल्लाते हुए बोलता है, मैंने मना किया था इस पागल लड़की को कहीं भी किसी वजह से बाहर मत निकलना, इसे मेरी बात समझ नहीं आती। तभी वीर भी जो कि गुस्से में था वो बोलता है, बहुत माइंड का गेम खेला है। उसमें पहले उसको किडनैप किया, फिर आर्या को आने के लिए मजबूर किया। तभी आदित्य वीर से बोलता है, मैंने जो काम कहा था वह किया तुमने। वीर, मैंने सारे आदमी चारों तरफ फैला दिए हैं, हर रोड पर जाते समय जहां पर भी सीसीटीवी कैमरा फुटेज लाने को बोल दिया है। बहुत जल्दी पता चल जाएगा उसे कहां ले गए थे। जहां आदित्य सभी को एक ही बार में धूल चटा देता था, सभी को अपने आगे झुकने पर मजबूर कर देता था, पर बात जब अपनी जान से प्यारी चीज पर आती है, तो चाहे कितना भी मजबूत हो, कितना भी पैसा वाला हो, कितना भी पावर है, कितना भी खतरनाक हो, हर इंसान के हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं। कुछ देर बाद आन्या को एक सुनसान इलाके में बड़े ही खूबसूरत से जगह पर लाया गया। आन्या इस समय डर से कांप रही थी। तभी जो गाड़ी चला रहा था उसके मोबाइल पर कॉल आता है, तो वह आन्या को देता है। तभी उधर से एक शख्स हंसते हुए बोलता है, चच इतनी बड़ी लापरवाही, इतनी बड़ी बिजनेसमैन की वाइफ होकर तुम्हारे दिमाग घुटनों में लगता है। अन्य चिल्लाते हुए, अपनी बकवास बंद करो घटिया इंसान, जो पीछे किसी का सहारा लेता है, तुमसे बड़ा नामर्द कोई नहीं है। तभी वो शख्स गुस्से में, बहुत जल्द बताऊंगा मैं कितना मर्द हूं और कितना नामर्द। उससे पहले मैं जैसे बोल रहा हूं वैसा करो, अब कोई भी चू चौपड़ करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो तुम जानती हो ना तुम्हारी प्यारी चीज इस समय मेरे पास है। आच्छा वहां से तुरंत चली जाती है, तो वही वीर आदित्य एक जगह रुके होते हैं और अपने मोबाइल की तरफ आदित्य देख रहा था जैसे किसी चीज का इंतजार कर रहा हो। तभी वहां पर अर्जुन और अधीरा दोनों पहुंचते हैं। अधीरा आदित्य के सामने आन्या का मोबाइल करता है। आदित्य आन्या के मोबाइल पर कॉल कर रहा था, वह घर पर था। वह अभी अधीरा से तुरंत आन्या का मोबाइल लाने को बोला, क्योंकि वह जानता था मोबाइल के जरिए ही आन्या को बाहर बुलाया गया है। आदित्य आन्या का मोबाइल खोलता है, तो खोलते ही सामने एक वीडियो प्ले होने लगता है। उस वीडियो को देख वीर कभी खून खौल उठता है। तभी आदित्य अर्जुन को एक अननोन नंबर दिखाते हुए बोलता है, इसके बारे में तुरंत पता करो और पता करो इसकी लोकेशन कहाँ है। वहीं दूसरी तरफ आन्या को वहां पर घर के अंदर ले जाया जाता है। वह हॉल में जाकर के देखती है तो वहां पर कोई नहीं था। वह आवाज लगाती है, कीर्ति कीर्ति, पर कोई आवाज नहीं आती। तभी सीढ़ियों से टकटक करते हुए कोई नीचे आता है। आन्या सामने देखती है तो सामने खड़े इंसान को देख उसकी रूह कांप जाती है, क्योंकि सामने वाला इंसान देखने से ही जानवर लगता था। बालों का चोटी किए हुए, चेहरे पर हद से ज्यादा कटे हुए निशान, एक आंख में खराबी, बड़ी बड़ी दाढ़ी, लंबा चौड़ा शरीर, उसे देखाने की हालत खराब हो जाती है। तभी वह आदमी जिसका नाम कालिया था, वह अन्य को ऊपर से नीचे देखते हुए बोलता है, इसीलिए तेरे इतने नखरे थे, पर खूबसूरत लड़कियों के नखरे ही अच्छे लगते हैं। यह वह उसके चारों तरफ घूमने लगता है। आन्या थोड़ी गुस्से में बोलती है, तुम्हारे बुलाने पर मैं अकेली यहाँ पर चली आई हूँ, मेरी बहन कहाँ है बताओ। तभी वह शख्स उसके चारों तरफ घूमते हुए बोलता है, इतनी भी जल्दी क्या है, पहले जिस काम के लिए बुलाया है वह काम तो हो जाए। यह वह उस पर गंदी नजर डालने लगता है। अन्या को थोड़ा थोड़ा डर लगने लगता है। वह हकलाती हुए बोलती है, क्या कहना चाहती हो तुम। तभी वह आदमी कुछ अपने आदमियों को इशारा करता है, तो वह आदमी 3 से 4 लोग 2 बड़ी मशीन पकड़कर वहां पर लाकर रख देते हैं। कालिया आन्या को बोलता है, तुम्हें बस इतना करना है कि इस मशीन के पास बैठना है और हम तुम्हारा चेकअप करना चाहते हैं। तभी अन्य थोड़ी गुस्से में बोलती है, ये क्या बेहुदा मजाक है और मैं क्यों करवाऊं चेकअप। तभी कालिया गुस्से में आने के बाल पकड़ लेता है और बोलता है, अगर तुझे अपनी बहन चाहिए तो तुझे ये करना पड़ेगा, तेरे पास कोई दूसरा भी रास्ता नहीं है।
आन्या के उसके ऐसे बाल पकड़ने से आंख से आंसू आ जाते हैं और वह जाकर मशीनों के बीच में जगह पर कुर्सी पर जाकर बैठ जाती है। तभी वह मशीन उसके पूरे शरीर का प्रिंट लेने लगता है। तभी कालिया इशारा करता है तो दो आदमी टैबलेट लेकर आते हैं। वहां पर आन्या के अंगूठे का स्कैन करते हैं तो वही उसकी पूरी फिंगर का चारों तरफ से उसका स्कैन होता है। आन्या को तो कुछ समझ ही नहीं हो पा रहा था कि यह हो क्या रहा है। तभी कालिया किसी को फोन करते हुए कहता है, तुमने मुझे जो काम दिया था वह मैंने कर दिया। तभी उधर से आवाज आती है, तो उन दोनों को छोड़ दो। तभी कालिया राक्षस की तरह हंसते हुए बोलता है, मैंने तुम्हारा काम कर दिया, पर वह क्या है ना, मुझे ये दोनों छमिया कुछ ज्यादा ही पसंद आ गई है, तो मैं सोच रहा हूँ क्यों नहीं दोनों के साथ कुछ खेल लूं। अन्य सुनकर घबरा जाती है। तभी वजह से आलिया की तरफ होती है। अन्य वहीं पास में रखे एक रॉड को उठाकर जैसे ही कालिया की मारने वाली होती है वैसे ही कालिया उसका हाथ पकड़ लेता है और अन्य को खींचकर एक थप्पड़ मारता है, जिससे आन्या एक तरफ झुक जाती है। तभी ऊपर से कीर्ति की एक जोरदार चीख निकल जाती है। सुनसान जगह बाहर से देखने में जितना ही आलीशान घर के अंदर उतना ही ज्यादा कालापन। कालापन इसलिए नहीं कि वह घर अंदर से काला था, कालापन इसलिए क्योंकि पूरे घर में चारों तरफ हैवानों से भरा हुआ था, जिन्हें देखकर बस यही समझ में आ रहा था कब उनके कोई हाथ लगे और उसका चिथड़ा कर दे। उस जगह का हेड कालिया, जो किसी जानवर, हैवान, राक्षस, नर्क का देवता, चाहे जो भी उसको उपाधि दे दी जाए, वह तो उससे भी उच्च स्तर का घटिया इंसान था। इस समय राजशाही कुर्सी पर बैठा हुआ था और सामने खड़ी दोनों लड़की यानी कि कीर्ति और आन्या दोनों को ही निहार रहा था। भद्दी सी शक्ल और गंदे दांत तो ऐसी जिसे देखकर ही उल्टी आ जाए। आन्या और कीर्ति दोनों की हालत इस समय खराब थी। कीर्ति जिसकी हालत आन्या को बचाने में और आन्या की हालत अपने आप को बहादुर दिखाने में इस समय खराब थी। कुछ देर पहले जब आन्या रॉड उठाकर कालिया को मारने की सोची तो वह फोन पर बात करते हुए ही उस रॉड को पकड़ लेता है और आर्या को खींचकर एक थप्पड़ लगा देता है, जिससे आन्या नीचे गिर जाती है। आन्या की जिंदगी का यह थप्पड़ दूसरा था। एक आदित्य ने उसे मारा था और आज इस कालिया ने। कीर्ति जो अपने आप को छुड़ाकर बाहर की तरफ निकल रही थी और आन्या को उन लोगों को शिकंजे में देख उसको इस तरह मारते देख उसकी चीख निकल जाती है। फोन के दूसरे तरफ इंसान कालिया से बोलता है, देखो कालिया, डील जैसे हुई थी वैसे ही होनी चाहिए, तुम उन दोनों को छोड़ दो। तभी कालिया राक्षसों की तरह हंसते हुए बोलता है, देख तुझे जो चाहिए था वह मैंने तेरे तरफ भिजवा दिया, वहां से मेरी डील खत्म। तूने मुझे यह नहीं कहा था कि उन दोनों को घर छोड़ना है, तूने कहा था उन्हें पकड़ना है और उनके पूरे शरीर का स्कैन चाहिए तुझे। जो मैंने तुझे दिया। कालिया अपने बात से कभी नहीं मुकरता। उधर वाला इंसान फोन कट कर देता है और जोर से मोबाइल को दीवार पर दे मारता है और बोलता है, यह मैंने क्या कर दिया, इन दोनों को छूने का हक सिर्फ मेरा था, पर इस कालिया ने सारा काम खराब कर दिया। लेकिन यदि अब मैं किसी भी बीच में पड़ा तो मैं फंस सकता हूँ। फिर कुर्सी पर बैठ तिरछी मुस्कुराहट के साथ बोलता है, वैसे भी बहुत फुदक रही थी, दोनों अच्छे इंसान के हाथ लगी है, मैं बाद में भी देख लूंगा। या वह राक्षसों की तरह हंसने लगता है। कालिया फोन रखान्या की तरह आता है और उसका हाथ पकड़ खींचते हुए उसके बालों को पकड़ अपने पास करते हुए बोलता है, मानना पड़ेगा बहुत खूबसूरत है। आन्या को उसके ऐसे बाल पकड़ने से उसके मुंह से आह निकल जाता है और गुस्से में बोलती है, मैंने कहा मुझे छोड़ो, नहीं तो तुम जानते नहीं, यदि मेरे पापा को और मेरे पति को पता चला तो तुम्हारी खैर नहीं है। तभी कालिया उसके बालों को और जोर से पकड़ते हैं, हंसते हुए बोलता है, तेरे पति के नाक के नीचे से उसी के घर के बाहर लाया हूं और तू सोच रही है मैं तेरे पति से डरूंगा लूंगा, अरे वह है ही कौन। तभी कीर्ति नीचे उतरते हुए आन्या को उससे झटके में खींचते हुए बोलती है, वह वो इंसान है जिसके बारे में तू जान जाएगा ना तो यही खड़े खड़े तेरी आधी जान निकल जाएगी। तूने बहुत गलत इंसान पर हाथ डालकर डाला है, तूने उसकी मलिका पर हाथ डाला है जिसको वह जान से ज्यादा चाहते हैं। तभी कालिया हंसते हुए, अच्छा अब जब तुम जैसी चूजी मुझे समझाएगी कि यहाँ पर राज कौन करता है, क्या है इसका आदमी एक बिजनेसमैन जो 2 से 4 गुंडों को लेकर घूमता है। अरे मुझसे पूछ कालिया तलवार जिसके पास 500 से 600 मेरे गुंडे पूरे एरिया में फैले हैं। आन्या गुस्से में, अगर तू इतना ही ज्यादा शेर था तो उठाता मेरे पति के सामने। पीठ पीछे कौन लाता है तुझे पता है ना। आन्या गुस्से में तो बोल देती है पर यह बात कालिया को फिर से अग्रेसिव होने देती है और वह खींचकर अपने पास एकदम से चिपका देता है। आन्या अपने आप को इधर उधर करने लगती है। कालिया के आदमी उसे देख जोर जोर का हंसने लगते हैं। तभी वह आन्या के ब्लाउज की स्लिप फाड़ देता है। आन्या के आंखों में डर फैल जाता है। कीर्ति जो उसे छुड़ाने वाली थी, तभी 2 गुंडे उसे पकड़ लेते हैं। तभी कालिया उसके दूसरे स्लीव को और उसके साड़ी के पल्लू को हटा देता है। ये होते ही आन्या बेतहाशा रोने लगती है। तभी कालिया उसे ऊपर से नीचे देखते हुए बोलता है, तू एक कमजोर लड़की है तो जबान उतनी ही चलानी चाहिए जितनी सह सकती हो। कीर्ति छटपटा रही थी पर वह कुछ कर नहीं पा रही थी। तभी कालिया उसे धकेल देता है, जाकर कुर्सी पर बैठ शराब पीने लगता है और बोलता है, जरा नशा तो चढ़ने दे तब तुझे मैं बताता हूँ मैं कितना मर्द हूँ। ये बोल हंसने लगता है। आन्या और कीर्ति के अंदर एक डर फैल जाता है। आन्या रोते हुए अपने साड़ी को अपने से कवर कर एकदम डरकर दुबक कर बैठ गई थी।
वहां पर बहुत सारे गुंडे थे उसके जो आन्या और कीर्ति को गंदी नियत से देख रहे थे। तभी कालिया हंसते हुए बोलता है, अरे मेरे टिपोरियो तुम सब परेशान ना हो, जरा मैं इसकी पूजा तो कर लूं, उसके बाद तुम सबको भी प्रसाद चखने के लिए दूंगा। ये सुनते ही उन सब की आंखों में चमक आ जाती है। तभी वह सारा शराब पी आन्या को खींच कर लेकर जाने लगता है। आन्या जोर जोर से चिल्लाने लगती है और उसकी कोई सुन नहीं रहा था। कीर्ति को उसने जोरों से पकड़ा हुआ था और वह छटपटा रही थी। तभी कालिया बोलता है, तू टेंशन ना ले छोरी, पहले मैं इस तीखी जुबान को चख लूं, उसके बाद तुझे भी चखने के लिए तुरंत ही आऊंगा। ये कह वह आन्या को वही लगे सभी के सामने सोफे पर धकेल देता है। आन्या डर से कांपने लगती है। अब उसके सामने अंधेरा छाने लगता है। अपने कपड़े निकाल और पैंट रिमूव कर जबरदस्ती करने लगता है। कीर्ति रोते रोते आधी बेहोश के हालत में चली गई थी। उसे जैसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, और एक सदमा अपने साथ ये सब होने का। वह तो अपनी बहन को बचाने के लिए आई थी, पर उसे अब आदित्य की बात याद आ रही थी। जब उसने कहा था कि वह उसे बिना बताए कहीं ना जाए, उसे अपने किए पर पछतावा हो रहा था। आन्या रोते हुए सिर्फ यही सोच रही थी कि अगर उसके साथ कुछ भी गलत बात हुआ, अपने आप को जान से मार देगी। आए तभी कालिया आकर उसके गर्दन को नोचने लगता है। आन्या रोते हुए चिल्ला रही थी, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। तभी उसके सामने एक भयानक सीन आने लगता है, जिसमें एक छोटी सी बच्ची, जिसकी उम्र यही करीब 10 से 12 साल रही होगी, और कुछ लोग उसे गंदी नियत से गंदी जगह पर छू रहे थे। वह बच्ची रो रही थी पर किसी को कोई फर्क ही नहीं था। वह लड़की चिल्लाते हुए, प्लीज भैया मुझे छोड़ दो, मुझे यह अच्छा नहीं लग रहा है, यह मुझे गंदा लग रहा है, प्लीज मुझे छोड़ दो। वह चिल्लाती रही, सुनने वाला कोई नहीं। तभी एक लड़का उसके कपड़ों को फाड़ देता है। लड़कों को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं था। वह लड़के उसे गंदे तरीके से छूते जा रहा था। तभी वह लड़का अपने कपड़े उतारने लगता है। आन्या तो जैसे एक अतीत की याद में खो चुकी थी और वह अपने आप को छुड़ाने के लिए चिल्लाए जा रही थी, छोड़ दो भैया प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन कालिया को तो कोई फर्क ही नहीं था। वह आन्या के भैया कहने पर हंसते हुए बोलता है, भैया नहीं बेबी, कुछ देर के लिए तुम्हारा सया बनने वाला हूँ। आन्या तो जैसे अपने संस में ही थी। लेकिन कीर्ति आन्या की हालत देख समझ गई थी कि आन्या अपने पुराने दिनों की काले अतीत में पहुंच चुकी है। तभी कालिया उसके गर्दन को काटने लगता है। तभी वह उसके गालों को पकड़ बोलता है, कब से तेरे इन होंठ मुझे अनाप शनाप बोलते जा रहे हैं, पहले जरा इसको तो चुप करा दूं। ये कहते ही उसके होठों को चूमने वाला होता है। वैसे ही धड़ाम से दरवाजा टूटता है। इतनी जोर की आवाज सुन कालिया उधर देखने लगता है। आन्या जैसे उस आवाज से अपने होशो हवास में वापस आ जाती है। इस समय आन्या की हालत खराब थी। उसके गर्दन पर कई जगह काटने के निशान थे और उसके कपड़े फटे फटे, और उसी के ऊपर कालिया इनरवियर में उसके ऊपर था। पर जैसे ही दरवाजे पर सब कोई देखता है, कुछ लोग के चेहरे पर गुस्सा तो कुछ लोगों के चेहरे पर नमी उतर आती है। सामने वीर, अर्जुन और अधीरा खड़े थे। उन चारों की आंखों अंगारे की तरह धधक रही थी, जैसे वह सब कुछ इसी समय भस्म कर देंगे। तभी आन्या की नजर जैसे ही आदित्य से मिलती है, वह अपने आप को जो कालिया को ढकेल रही थी, वह निढाल हो जाती है और खाली और सुनी आंखों से आदित्य को देखने लगती है। आदित्य आन्या को जैसे जैसे इस हालत में देख रहा था, उसके शरीर की नसें कसती जा रही थी। उसकी नजर आन्या से होते हुए कीर्ति पर जाती है, जिसे दो गुंडों ने पकड़ रखा था, और वह चिल्लाते चिल्लाते उसका चेहरा काला पड़ चुका था। वीर की नजर जैसे ही कीर्ति पर जाती है तो उसका दिल तड़प उठता है। पर इन दोनों के अलावा अर्जुन और अधीरा की भी यही स्थिति थी। पर इसमें सबसे ज्यादा यदि खतरनाक कोई लग रहा था तो वह अधीरा, जो आन्या और कीर्ति की यह हालत नहीं देख पा रहा था, और वह उस कालिया के पास जाता है। तभी कुछ गुंडे उस पर बंदूक ताने खड़े हो जाते हैं। कालिया, अबे तुम लोग कौन हो? तभी कालिया आन्या के ऊपर से हटते हुए, लगता है पहले तुम सबसे निपटना होगा, और आन्या की तरफ देखकर, बेबी इसके आगे का थोड़ी देर में शुरू करते हैं, और अन्य के गाल थपथपा देता है। आन्या तो लाश की तरह बस लेटी हुई थी। आदित्य धीरे धीरे अपने कदम आन्या की तरफ बढ़ाने लगता है। वह आन्या के पास जाता है और जैसे ही उसे छूने वाला होता है, वैसे ही उसका एक गुंडा आकर आदित्य के ऊपर बंदूक तान देता है। तभी एक गन शॉट की आवाज आती है। सभी गन चलने की तरफ देखने लगते हैं तो आदित्य वैसे का वैसा ही आन्या को देख रहा था, पर उसके हाथ में एक बंदूक थी, वह जो गुंडे के हाथ में थी, और गुंडा जमीन पर पड़ा हुआ था। कालिया एक बार अपने आदमी को देख और तुरंत आदित्य को देखने लगता है। कुछ सेकंड पहले जब वह आदमी आदित्य के ऊपर गन तानता है, तभी आदित्य आन्या की तरफ देखते हुए ही उसी आदमी के हाथ से गन छीन उसके सिर के बीचों बीच गोली चला देता है, और यह सब इतना जल्दी होता है कि कोई समझ भी नहीं पाता। कालिया के सभी आदमी एक बार के लिए हिल जाते हैं, पर अधीरा अपना सिर नीचे कर एक बार उन सबको देखता है, और अचानक एक आदमी को अपने हाथों से उठाकर 3 से 4 आदमी के ऊपर जोर से चिल्लाते हुए फेंक देता है। 3 से 4-5 आदमी वहीं पर लुढ़क जाते हैं, और एक आदमी का बंदूक उठा धड़ाधड़ धड़ाधड़ सारा का सारा गोली चला देता है, और सभी वहीं पर अपना दम तोड़ देते हैं। गोलियों की आवाज सुनकर ही सारे गुंडे और आ जाते हैं। कालिया चिल्लाते हुए बोलता है, अबे मेरे ही जगह पर आकर मेरे ही आदमियों को तू गोली मार रहा है, अबे है तू कौन?
तभी बाहर से लोगों से निपटते हुए कई सारे काले कोट में पहने आदमी अंदर घुसते हैं। उनकी संख्या ज्यादा तो नहीं पर 10 से 15 तो थे ही। पर उन सभी के कपड़ों को देख ही सारे के सारे जो गुंडे आए हुए थे वह अपने बंदूक छोड़ खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वह यदि असर को नहीं जानते तो फिर गुंडे मवाली होने का क्या फायदा। यदि किसी राज्य में रह रहे हो तो राजा को तो एक बार जान ही लेना चाहिए कि वहां का राजा है कौन। कालिया भी एक बार उन लोगों को देखा थोड़ा हड़बड़ा जाता है, पर हिम्मत दिखाते हुए बोलता है, देख मेरी तेरे से दुश्मनी नहीं है, मैं मुझे ये किसी ने करने के लिए कहा था। आदित्य बस आन्या को देख रहा था, आन्या एकटक ऊपर देख रही थी। वही वीर अब तक उन दोनों गुंडों को मारकर कीर्ति को अपने पास ला चुका था। कीर्ति तो आधे बेहोश में सब कुछ देख रही थी, वीर उसे अपनी गोद में लिया हुआ था। कीर्ति डर से कांप रही थी। तभी आदित्य आन्या को बोलता है उठने को, पर आन्या नहीं सुनती। आदित्य अपने कोट आन्या को पहनाकर उसे बैठाते हुए बोलता है, इधर देखो मिसेज राजवंश। आन्या के आंखों से सिर्फ आंसू बह रहे थे। तभी आदित्य जोर से चिल्लाता है, आन्या मेरी तरफ देखो। आन्या आदित्य को देखने लगती है। वह आदित्य की इतनी भयानक आवाज सुन डर जाती है। तभी आदित्य अपने लाल आंखों से देखते हुए अन्य से बोलता है, जब तक मैं ना कहूं नजरें नीची मत करना। ये बोल वह उठता है और उठते ही वह वहीं पर पड़े रॉड को उठाकर जोर से खींच को कालिया को मारता है। कालिया के सर से अचानक खून बहने लगता है और वह वहीं पर गिर जाता है। ये देख अन्य आंखें बंद कर देती है और कांपने लगती है। तभी आदित्य चिल्लाते हुए बोलता है, आंखें खोलो आन्या। आन्या डरकर आंखें खोल देती है तो आदित्य जाकर उसी कालिया के कुर्सी पर बैठता है और अपने पैरों से टक टक की आवाज कर रहा था, जैसे उसके अंदर एक आग धधक रही हो। तभी अधीरा उसके बिना कहे कालिया को खींचते हुए उसके सामने पटक देता है। तभी कालिया बोलता है, कौन हो तुम, क्योंकि उसने तो सिर्फ आदित्य को एक बिजनेसमैन समझा था, पर उसको इस हैवान रूप में देख उसे इतना तो समझ में आ गया था कि यह तो कोई बिजनेसमैन के आड़ में कोई और ही है। तभी आदित्य उसका बाल पकड़कर खींचते हुए बोलता है, तेरे जैसे छोटे मोटे गुंडों का बाप हूं मैं। ये बोल अपने जेब से निकाल छुरा उसके पीठ में घुसा देता है और उसकी एक जोरदार चीख निकल जाती है। आना ये सब देख डरने लग जाती है। तभी कीर्ति होश में आती है और वह आन्या की तरह भागती है वीर कीर्ति के पीछे, जहां आन्या के पास चला जाता है। तभी आदित्य एकदम संकी की तरह बोलता है, इसी हाथों से छुआ ना तूने उसे। यह बोल उसी चाकू से उसकी एक एक उंगलियां काट देता है। ये देख आन्या अपनी आंखें अपने हाथों से छुपा लेती है और कीर्ति की भी चीख निकल जाती है। कालिया छटपटाने लगता है, मुझे छोड़ दो मुझे। तभी आदित्य उसका बाल पकड़ते हुए बोलता है, ऐसे ही वह भी चिल्ला रही थी ना कि छोड़ दो उसे, तब तूने उसे छोड़ा। ये बोल अपने पैरों से उसका गला दबाने लगता है। उसको सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, वह मर पता। तभी आदित्य अपना जूता हटा देता है। अन्य जो आदित्य की इतनी बेरहमी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, वह बड़ी मुश्किल से बोल पाती है, बस करो। पर आदित्य यही तक नहीं रुकता है, वह अपने चाकू एक पागलों की तरह हंसते हुए वह कालिया के सीने में घोंप देता है। तभी वह अन्य को जोर से चिल्लाता है, इधर देखो आन्या। आन्या उसकी इतनी भयानक आवाज सुन वह एक बार फिर उसकी तरफ देखने लगती है तो आदित्य वैसे ही सीने में चाकू घोंपा नीचे की तरफ खींचते चला जाता है। कालिया की जोरदार चीख निकलती जाती है और उसके शरीर से खून बहने लगता है। उसके खून की बूंदें आदित्य के ऊपर पड़ती जा रही थी। कीर्ति वीर के सीने में छुप जाती है। आदित्य का ये रूप आन्या देख नहीं पाती और वहीं पर नीचे जमीन पर गिर जाती है। आन्या आदित्य की क्रूएलिटी देख अंदर तक डर चुकी थी, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी आदित्य कुछ ऐसा कर सकते हैं। एक तो हुए उसके साथ इस हादसे का जो उसके दिमाग दिल दोनों पर बहुत गहरा प्रभाव दे चुका था, तो वही आदित्य का किया ये हैवानी रूप देख वह पूरी अंदर तक कमजोर हो चुकी थी। आदित्य जो किसी भेड़िए की तरह, किसी राक्षस की तरह अपना शिकार कर रहा था। वह कालिया को तड़पा तड़पा कर मार रहा था। उसे देखकर ऐसा लगता था जैसे कोई जानवर अपना शिकार कर रहा हो। कालिया को पूरी तरीके से काट चुका था कि कोई भी नॉर्मल इंसान कालिया के चिथड़े हो चले शरीर को देख ही डरकर बेहोश हो जाए। पर कीर्ति अपने आप को वीर के सीने में छुपाए हुई थी, तो वही आन्या की हालत एकदम खराब हो चुकी थी। वीर भी जो एक पल के लिए आदित्य का ये रूप देख अपनी आंखें बंद कर लेता है, पर वहीं पर खड़ा अर्जुन और अधीरा की पलकें तक नहीं झुकती, बल्कि उन दोनों के ही चेहरे पर एक विनिंग भरी स्माइल थी और चेहरे पर सुकून, जैसे जो आदित्य कर रहा हो वह बहुत अच्छा काम कर रहा हो। आदित्य पर तो जैसे भूत सवार हो चुका है। तभी आन्या आदित्य का ये रूप बर्दाश्त नहीं कर पाती है, वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाती है। उसको बेहोश होते देख वीर तुरंत दौड़कर आन्या के पास जाने लगता है। अर्जुन आदित्य के कंधे पर हाथ रखते हुए बोलता है, आदि वह मर चुका है। आन्या बेहोश हो चुकी है। आदित्य अपनी लाल और खूनी आंखों से अर्जुन तो देखता है तो अर्जुन एक कदम पीछे हो जाता है। तभी आदित्य की नजर जैसे ही आन्या पर पड़ती है, उसके चेहरे के भाव थोड़ी नॉर्मल होने लगते हैं। तभी वह बोलता, पता करो इसका मास्टरमाइंड कौन है। उधर आन्या के बेहोश हो जाने पर वीर जैसे ही आन्या को पकड़ने के लिए जाता है तो देखता है कीर्ति भी बेहोश हो चुकी थी। वह समझ नहीं पा रहा था वह आन्या को कैसे उठाए।
तभी वहां पर अधीरा आन्या के पास पहुंचता है और वह उसे अपने गोद में उठा लेता है। उसके ऐसा करते ही अर्जुन आदित्य को देखता है, जो वीर के अलावा कभी उसने आन्या को किसी को छूने भी नहीं दिया, पर आदित्य के भाव को देखकर ये लग नहीं रहा था कि उसे इससे कोई दिक्कत है। आदित्य वहां से उठता है और वह अधीरा के पास जा आन्या को अपने गोद में ले लेता है और अर्जुन को कुछ इशारा करता है। अर्जुन हाँ में सिर हिलाता है, सभी बाहर निकल जाते हैं। वीर भी कीर्ति को अपने गोद में उठाकर बाहर निकल जाता है। तभी अर्जुन उन सभी गुंडों को देखता है जो कुछ समय पहले शेर बन रहे थे और आन्या और कीर्ति को अपनी गंदी नजरों से देख रहे थे। अर्जुन को रुकते देख उनकी और हालत खराब हो जाती है, क्योंकि वो उसकी नजरों में कुछ तो देख रहे थे। तभी अर्जुन अपने पीछे रखी राइफल को निकालता है और धड़ाधड़ गोलियां उन सभी के आंखों में दे मारता है। सभी की चीख उस बंगले में गुजर जाती है और आदित्य के चेहरे पर एक तिरछी स्माइल आ जाती है और वह बाहर निकल जाता है। वह सब ऐसे ही तड़प रहे थे। आदित्य आन्या को लेकर बाहर जा ही रहा था, तभी पीछे से भूम की आवाज गूंजती है। यह आवाज कान फाड़ने वाली आवाज थी। आदित्य एक नजर पीछे देखता है तो वह बंगला जो बाहर से काफी ज्यादा खूबसूरत था, उसमें आग लग रही थी। आदित्य उस जलते हुए घर को देखकर बोलता है, जो भी मेरे वजूद को छूने या मिटाने की हिमाकत की, उसे पूरा डिस्ट्रॉय होने से कोई नहीं रोक सकता। ये बोल वह आन्या को लेकर चला जाता है। वीर आदित्य से बोलता है, आदि मैंने रावी को घर पर आने के लिए बोल दिया है। तभी आदित्य वीर को रोकते हुए बोलता है, रावी नहीं वीर, मिसेज कपूर को कांटेक्ट करो। ये बोल गाड़ी में बैठ जाता है। वीर एक नजर आदित्य को देखता है, फिर अधीरा को इशारा करता है। वहीं दूसरी तरफ कपूर हाउस में आलोक जी डीएसपी पर चिल्लाते हैं, बोलते हैं, अभी तक तुम्हें मेरी बेटी का पता तक नहीं चला, इतना टाइम बीत चुका है, क्या फायदा तुम लोगों के सोर्स का। तभी डीएसपी रहाने बोलता है, सर हमने हर तरह से ट्रैक करने की कोशिश की, पर हमें कोई भी सीसीटीवी फुटेज तक ही मिल रहा है। हर रोड के सीसीटीवी फुटेज निकाले जा चुके हैं, समझ नहीं आ रहा है कि कुछ ही देर में सारे फोटोज गए कहां। सुधा जी अपना सिर पकड़े बैठी थी, उनके आंखों से लगातार आंसू बह जा रहे थे, तो वही बगल में आशिमा उनको पकड़े बैठी थी। हुआ ये था कि जब सुधा जी रात को ही घर पर वापस आ चुकी थी, पर जैसे ही वह कीर्ति का रूम खटखटाती है, क्योंकि उन्हें आत्या के बारे में बात करना था, लेकिन कीर्ति दरवाजा नहीं खोलती। वह 2-4 बार और दरवाजा खटखटा आती है, पर वह फिर भी दरवाजा नहीं खोलती। सुधा जी को अजीब लगता है, क्योंकि कीर्ति की नींद कच्ची होती थी, वह हमेशा ही एक बार की आवाज में उठ जाती थी। उन्हें थोड़ी घबराहट होने लगी कि कहीं कीर्ति की तबीयत तो नहीं खराब है। वह जाकर आलोक जी से कहती हैं, तो आलोक जी कहते हैं, घबराए मत, हो सकता है गहरी नींद में हो। सुधा जी बोलती हैं, पर पता नहीं क्यों मेरा दिल घबरा रहा है। तभी आशिमा बोलती है, आप परेशान ना हो, बड़ी माँ घर पर चाबी है ना। आसमा जो उन सभी की आवाज सुन बाहर आ गई थी, वह बोलती है। तभी आलोक जी दूसरी चाबी नौकर से लाने के लिए बोलते हैं और वह लोग कीर्ति के रूम का दरवाजा खोलते हैं, तो कीर्ति उन्हें कहीं नहीं दिखती। सुधा जी घबराने लगती है, तो वह लोग बाथरूम में चेक करते हैं, पर उन्हें वहां भी कीर्ति नहीं मिलती। वह बालकनी में जाते हैं, तो वह बालकनी में भी नहीं होती। इस तरह रूम का बंद होना और कीर्ति का कहीं भी ना मिलना सभी के लिए घबराने वाली बात हो जाती है। तभी सभी लोग पूरे घर में कीर्ति को ढूंढने लगते हैं, पर वह नहीं मिलती। कुछ देर बाद आलोक जी पुलिस कंप्लेंट करते हैं और तुरंत कार्यवाही करने को बोलते हैं। वैसे तो 24 घंटे में ही कार्रवाई की जाती है, पर एक रिटायर्ड नेवी मिलिट्री ऑफिसर होने के नाते उनकी जांच पहचान से तुरंत कार्यवाही की जाती है और सभी पुलिस वाले लग जाते हैं खोजने में। पर 5 से 6 घंटे बीत जाते हैं, पर कीर्ति का कोई पता नहीं चलता। सुधा जी का रो रो कर बुरा हाल था। तभी सुधा जी का फोन वाइब्रेट हो रहा था। हॉस्पिटल से उन्हें कई बार कॉल आ चुका था, इसलिए वह तंग आकर फोन को रिसीव नहीं कर रही थी, पर बार बार कॉल आने से वह फ्रस्ट्रेट हो रही थी। अपनी जॉब किसी को भी कितने भी इंपॉर्टेंट है, पर जब बात अपने बच्चों पर आ जाती है तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। आसिमा अननोन नंबर देख उसके अंदर उसकी रिपोर्टिंग वाली स्किल जाग जाती है। वह तुरंत सुधा जी से कहती है, बड़ी माँ यह अननोन नंबर है, हो सकता है कीर्ति की तरफ से कोई फोन हो। आलोक जी भी तुरंत उसका फोन उठा उसको स्पीकर पर डाल देते हैं, तो उधर से जो कुछ कहा जाता है, आलोक जी के हाथ से फोन छूट जाता है। सुधा जी की तो उधर की बात सुनी हालत खराब हो जाती है। उधर से अधीरा था, उसने सुधा जी को कॉल कर बोला, हेलो मिसेज कपूर, मैं अधीरा बोल रहा हूँ। तभी आलोक जी बोलते हैं, तुम यहाँ पर क्यों कॉल किए हो। अधीरा अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए बोलता है, मिसेस कपूर को फोन दो। आलोक जी, तुम्हें तमीज नहीं है किसी से बात करने का। तभी सुधा फोन लेते हुए बोलती है, बोलो। तो अधीरा बोलता है, तुरंत का तुरंत हॉस्पिटल आइए, इट्स इमरजेंसी। आन्या और कीर्ति के लिए यह बोलते हैं, वह फोन कट कर देता है। लगभग आधे घंटे के बाद 2 बड़ी सी गाड़ियां हॉस्पिटल के सामने रुकती है और उसी के पीछे कई सारी गाड़ियां रुकती है, जिसमें कई सारे बॉडीगार्ड थे। आदित्य आन्या को लिए, वीर कीर्ति को लिए हॉस्पिटल में पहुंचता है। इस समय हॉस्पिटल में रात के 4 बजे बज रहे थे और वहां पर कोई नहीं था,
क्योंकि अधीरा और अर्जुन ने पहले ही सभी लोगों को वहां से हटा दिया था, क्योंकि आदित्य पूरे खून से रंगा हुआ था और एक बिजनेसमैन होने के नाते वह मीडिया में कोई खबर नहीं चाहते थे। वही डॉक्टर जो कि वहां पर रुके हुए थे सामने आदित्य को ऐसे देख वह कांपने लगते हैं, क्योंकि आदित्य इस समय बहुत ज्यादा भयानक लग रहा था। नजदीक होने से सुधा, आलोक, प्रकाश, जिया, सीमा चारों लोग हॉस्पिटल पहुंच चुके थे और उन सभी का वेट कर रहे थे, क्योंकि कीर्ति और आन्या का किडनैप कर काफी दूर पर ले जाया गया था। तभी सुधा जी के सामने आदित्य, आन्या, कीर्ति को इस हालत में देख वह घबरा जाती है। आलोक जी भी घबरा जाते हैं। वह आदित्य के सामने जाकर पूछती हैं, आदि क्या हुआ आन्या और कृति को? क्या हुआ है? तभी आदित्य बोलता है, प्लीज चेक हर। ये सुनते ही सुधा जी जैसे होश में आती हैं और वह रोते हुए बोलती हैं, हाँ हाँ, और सामने खड़े डॉक्टर को देखते हुए बोलती हैं, जल्द से जल्द शुरू किया जाए। ये बोल आदित्य को लेकर आईसीयू रूम में चला जाता है। आदित्य को खूनी देख सभी लोग को यही लगता है कि आन्या का एक्सीडेंट हुआ है और उस वजह से उसके पूरे शरीर पर ब्लड लगा है। सुधा जी आन्या बेड पर लेटाने को बोलती है। तभी कुछ डॉक्टर अंदर आते हैं। आदित्य उन सभी को घूर कर देखता है तो वह सब वहीं रुक जाते हैं। आदित्य को देखने से सुधा जी उन सभी को बाहर जाने का बोलते हैं और बोलती हैं, तुम भी बाहर जाओ। आदित्य बोलता है, नहीं, मैं यहीं पर रहूंगा। तभी सुधा जी कहती है, मैं फोकस नहीं दे पाऊंगी, प्लीज बाहर जाओ। लेकिन आदित्य को सुधा के कहने का कोई फर्क नहीं पड़ता, वह वैसे ही खड़ा रहता है। तभी सुधा जी आन्या का कोट जैसे हटाती है, वह एक कदम पीछे हो जाती है और उनके आंखों से आंसू आ जाता है। वह देखती है आन्या का पूरा कपड़ा फटा हुआ था। एक माँ अपने बच्चे को इस हालत में देख कोई भी तड़प जाए। आदित्य से इस समय कुछ नहीं पूछती, क्योंकि उन्हें एक डॉक्टर का फर्ज निभाना था। सुधा आदित्य को देखते हुए, मुझे कुछ डॉक्टर की आवश्यकता है। आदित्य कुछ नहीं बोलता। 1 घंटे बाद सुधा आईसीयू रूम से बाहर आती है और उनके साथ डॉक्टर भी पसीने पोंछते हुए बाहर आते हैं। काफी ज्यादा रिक्वेस्ट और ऑर्डर टोन के वजह से आदित्य को बाहर आना पड़ता है। कीर्ति को अब तक होश आ चुका था, क्योंकि वह डर से बेहोश हो चुकी थी। वही बाहर आलोक जी पूछते पूछते थक गए थे कि आन्या और कीर्ति का ये हाल कैसे हुआ, और ना ही आदित्य उन्हें कोई जवाब देता है। थक हार कर वह सिर पकड़कर बैठे हुए थे। सुधा जी को बाहर आते देख आदित्य उनसे पूछता है, क्या हुआ है उसे? वह इस तरह से पैनिक क्यों कर रही थी? क्या आन्या को होश आया? वह ठीक तो है? आदित्य के कई ऐसे सवाल पूछने पर सुधा जी अपने आंसू पोंछती हैं और एक गहरी सांस लेकर बोलती हैं, आन्या को पैनिक अटैक आया है और वह कुछ समय तक माइनर कोमा में जा चुकी है। ये सुनते ही आदित्य अपनी जोर से आंखें मींच लेता है और अपने हाथों की मुट्ठी बना लेता है। सुधा जी से अब खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। तभी आलोक जी आकर सुधा जी से पूछते हैं, क्या हुआ है? सुधा आन्या को सुधा जी आलोक के गले लग जाती है और रोने लगती है। सुधा रोते हुए कहती है, उसका अटेम्प्ट टू रेप करने की कोशिश की गई है, उसे मोलेस्ट करने की कोशिश की गई है। ये सुनते ही आलोक जी लड़खड़ा जाते हैं। तभी सुधा जी बोलती हैं, और उसे वही पिछली पैनिक अटैक आया है जो आज से 12 साल पहले आया हुआ था। ये सुनते ही आलोक जी के शरीर में जान ही नहीं बचती। आदित्य के कान में जैसे ही यह बात जाती है कि उसे पैनिक अटैक आया है जो उसे 12 साल पहले उस हादसे से आया था। ये सुनते ही वह सुधा से पूछता है, क्या हुआ है आन्या के साथ 12 साल पहले आई? ये सुनते ही आलोक जी गुस्से में भर जाते हैं और वह सुधा को अपने से दूर कर जाकर आदित्य का कॉलर पकड़ लेते हैं और चिल्लाते हुए बोलते हैं, सब तुम्हारी वजह से हुआ है, उसकी जिंदगी बर्बाद हुई थी तुम्हारे वजह से। उसकी जिंदगी अब भी बर्बाद हो रही है तुम्हारे वजह से। उसकी सारी तकलीफों की जड़ सिर्फ और सिर्फ तुम हो। आलोक जी के कॉलर पकड़ने से अधीरा और अर्जुन तुरंत एक कदम आगे बढ़ते हैं, पर आदित्य अपना हाथ दिखा देता है। पर उसके दिमाग में एक ही बात घूम रही थी कि तुम्हारे वजह से ही उसे इस तकलीफों का सामना करना पड़ा है। आलोक जी आदित्य से सब कह अपनी भड़ास निकाल रहे थे। आदित्य थोड़ा तेज आवाज में पूछता है, क्या हुआ है आन्या के साथ 12 साल पहले आई? पर उसे कोई जवाब नहीं देता। तभी कीर्ति की आवाज आती है, माँ। सुधा जी अपने होश में आती है और कीर्ति जो कि रूम से बाहर आ रही थी उसे देख दौड़कर उसे गले लगा लेती है और उसका चेहरा चूमते हुए बोलती है, मेरा बच्चा तुम ठीक तो हो ना? कीर्ति रोते हुए बोलती है, माँ कैसी है? दी की हालत सब मेरी वजह से हुई। वह मुझे बचाने के लिए वहां पर इस कंडीशन में फंस गई। वही आलोक जी भी उसे कसकर गले लगा लेते हैं और कहते हैं, बच्चा तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा, आन्या भी ठीक हो जाएगी। आदित्य आन्या की वार्ड भी जाता है, देखता है आन्या बेसुध सी आंखें बंद की हुई वह लेटी हुई थी। उसका चेहरा एकदम शांत था, उसके चेहरे पर एक ऑक्सीजन मास्क लगा था। आदित्य उसके पास जा बगल में बैठ जाता है और आन्या के हाथों को अपने हाथों में ले लेता है। आन्या को एकटक देखने लगता है। काफी देर तक आदित्य ऐसे ही बैठा रह जाता है। लगभग 1 घंटे बाद वीर अंदर आता है और वह आदित्य को कंधे पर हाथ रखता है। आदित्य वीर को देखता है तो वीर उसे एक पैकेट देकर बोलता है, जाओ चेंज कर लो, तुम्हारी बॉडी पर हर जगह ब्लड लगा है। ये देख आदित्य एक बार खुद को देखता है और बिना कुछ कहे पैकेट लेकर वॉशरूम में चला जाता है। आदित्य बाहर आकर बोलता है, कीर्ति कहाँ है? वीर, वह घर जा चुकी है।
तभी आदित्य बोलता है, तुमने उसे बताया? वीर, हाँ, मैंने उसे समझा दिया है कि उसने जो भी देखा उसे भूल जाए, बाकी वह खुद समझदार है। सुधा जी, आलोक जी वहीं पर रहते हैं। आशिमा भी अंदर आकर अन्या से मिलकर बाहर चली जाती है। तभी उसकी नजर अधीरा पर पड़ती है, जो एक तरफ खड़ा होकर कब से आसिमा को ही देखे जा रहा था, जो कभी अंदर जा रही थी तो कभी बाहर आ रही थी तो कभी फैमिली वालों को समझा रही थी। अधीरा की नजर खुद को देखते देख वह अपनी नजर फेर लेती है। अधीरा के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है, क्योंकि प्रकाश जी अधीरा को भी देख रहे थे और एक बार आशिमा को। 8 घंटे बीत चुके थे पर अभी तक अन्या को होश नहीं आया था। सुधा जी के बहुत ज्यादा फोर्स पर कि वो आन्या का ख्याल रख लेंगे और समय पड़ने पर वह उनको बुला लेंगे या कहा वह लोग प्रकाश जी को घर पर भेज देती है, क्योंकि कीर्ति वहां पर अकेली थी। आदित्य बाहर आता है तो अधीरा, अर्जुन, वीर और आशिमा के अलावा वहां पर कोई नहीं होता, तो आदित्य वीर को कुछ इशारा कर वहां से चला जाता है। सुधा जी अपने केबिन में बैठे आन्या की फाइल को रीड कर रही थी, तभी रूम का दरवाजा खोल कोई अंदर आता है और सामने इंसान को देख एक गहरी सांस लेती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वह जानती थी यह जरूर आएगा। आदित्य हल्की सरकास्टिक स्माइल के साथ बोलता है, तो मिसेज कपूर को मेरा इंतजार था। ये बोल वह चेयर पर बैठ जाता है और सुधा से बोलता है, अब आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ। सुधा जी एक गहरी सांस लेकर बोलती हैं, कुछ बातें, कुछ दर्द अतीत वक्त पर छोड़ देना चाहिए। आदित्य पर जब वक्त आए तो वह हर चीज पता होनी चाहिए, जो अब तक नहीं पता, या फिर वह छुपाई गई हो। सुधा जी भी उसी टोन में बोलती हैं, माँ बाप अपने बच्चे को कभी भी मुसीबत में नहीं डाल सकते हैं। अगर उन्हें सुरक्षित रखने के लिए उनसे जुड़ी यादें या फिर उन्हें छुपाना हो तो वह हर हद पार कर देती है। आदित्य तिरछी मुस्कुराहट के साथ, पर मैं जानना चाहता हूँ। सुधा जी, पर मैं तुमको बता नहीं सकती। दोनों ही एक दूसरे के आंखों में देख रहे थे, तभी आदित्य कहता है, मेरे हिसाब से आप एक डॉक्टर हैं और आपके सामने एक पेशेंट का हस्बैंड खड़ा है। रूल के हिसाब से सारी जानकारी एक हस्बैंड को होनी चाहिए। ये कहते हुए वह सुधा जी की आंखों में देख रहा था। तो सुधा जी एक प्रोफेशनल होकर बोलती है, मिस्टर राजवंश, आपकी वाइफ की कंडीशन के बारे में जरूर बताऊंगी। यह बोल वह फाइल आगे कर देती है। आदित्य एक नजर फाइल को देखता है और बोलता है, मेरे हिसाब से आप जानती हैं मैं कोई डॉक्टर की डिग्री नहीं ली है, तो जो हो अपने शब्दों से बताएं। सुधा जी आदित्य को घूरते हुए बोलती हैं, तो सुनिए मिस्टर राजवंश, आपकी बीवी को पैनिक अटैक आया है, उन्हें किसी चीज का सदमा लगा है। उन्हें देखा ऐसा लगता है जैसे उनके साथ पिछली कुछ कड़वी यादें जुड़ी हुई हैं जो उन्हें बार बार हिट करती है, और उनकी हालत देखकर यही लगता है उनके साथ पहले भी यह सब हो चुका है। ये कह वह शांत हो जाती है। आदित्य उन्हें खा जाने वाले नजरों से देख रहा था, क्योंकि वह बस उसे घुमा रही थी। तभी आदित्य गुस्से में, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि उसके साथ क्या हुआ है और आप मुझे बेफिजूल की बातें बता रही हैं। तभी सुधा जी, आपने पूछा कि आपके वाइफ को क्या हुआ है? आपकी वाइफ को जो भी हुआ है एक डॉक्टर कैसे जान सकती है? आदित्य समझ गया था कि वह कुछ नहीं बताने वाली और वह वहां से उठते हुए बोलता है, अगर आप ये सोच रही हैं मैं कुछ पता नहीं कर पाऊंगा तो यह आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। ये बोल वहां से निकल जाता है। उसके जाने के बाद सुधा जी बोलती हैं, जिस दिन तुम्हें पता चल गया कि उसकी जिंदगी बर्बाद क्यों हुई है, उस दिन कैसे रहोगे, सह पाओगे आदित्य? और तुम्हारा ना पता चलना ही तुम्हारी रिश्ते की बुनियाद मजबूत रखेगी। अब तक राजवंश फैमिली को भी ये पता चल चुका था कि आन्या हॉस्पिटल में है, पर उन्हें यह नहीं पता था क्या हुआ है। लगभग 1 घंटे बाद हॉस्पिटल के बाहर एक गाड़ी और रुकती है, जिसमें से दादा दादी विभाजी और राहुल निकलते हैं। चारों के चेहरे पर थोड़ी चिंता की लकीर थी। चारों अंदर आते हैं। आदित्य की नजर जैसे ही उन पर पड़ती है उसकी आंखें छोटी हो जाती है, और वह घूर कर वीर को देखता है तो वीर अपना चेहरा घुमा देता है उसके सामने से, क्योंकि आदित्य समझ गया था अगर राजवंश को किसी भी तरह का पोल पट्टी लेना हो तो वह सीधा वीर को कॉल करते हैं, क्योंकि ना ही अर्जुन उन्हें कुछ बताने वाला था ना ही आदित्य, क्योंकि वह कभी भी किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं करता था और वह तो उसकी फैमिली थी जिन्होंने उसे बहुत प्यार दिया था। रघुवेंद्र राजवंश आदित्य से थोड़ी कड़क लहजे में कहते हैं, ये क्या तरीका है आदित्य? घर की बहू हॉस्पिटल में एडमिट है और यह बात हमें पता तक नहीं चली। क्या हम आपके लिए इतने गैर हो गए? आदित्य सार्कास्टिक तरीके से बोलता है, तो आप अपने ही कब थे जो आपको गायब होने का तकलीफ है? रघुवेंद्र कुछ बोलने वाले थे, तभी दादी उन्हें डांटते हुए बोलती है, ये क्या तरीका है? हम या बहू से मिलने आए हैं या फिर आप दोनों का झगड़ा देखने आए हैं? रघुवेंद्र कुछ नहीं बोलते। तभी एक नर्स आन्या को इंजेक्शन लगाकर बाहर निकलते हुए जा रही थी। तभी वीर पूछता है, सिस्टर आन्या को कब तक होश आएगा? सिस्टर थोड़ा डरते हुए बोलती है, सर पेशेंट को कुछ देर में होश आ जाएगा, पर कब आएगा अब ये कह नहीं सकते हैं। आदित्य उसे खा जाने वाले नजरों से देख रहा था तो वह चली जाती है। तभी वहां से सुधा जी आन्या के केबिन की तरफ आती हैं। तभी सामने राजवंश फैमिली को देख उनकी कदम थोड़े रुक जाते हैं। सुधा को देख दादा दादी विभा सभी हैरान थे। विभा की आंखें नम हो जाती है, तो वही हाल सुधा का भी होता है। पर जैसे ही सुधा जी को कुछ याद आता है उनके चेहरे पर थोड़े गुस्से के भाव आ जाते हैं और वह सभी को इग्नोर कर आन्या के रूम में चली जाती है।
आदित्य सुधा जी की हर एक एक्टिविटी को देख रहा था और समझने की कोशिश कर रहा था। एक नजर वीर को देखता है सुधा का ऐसे इग्नोर करना। विभा जी के आंसू उनके गालों पर बह जाते हैं। दादी भी पछतावा भरी नजरों से सुधा को देखती है पर कुछ बोल नहीं पाती। तभी कुछ देर में सभी लोग वार्ड में जाते हैं तो सुधा चेक करते हुए बोलती है, मिस्टर आदित्य राजवंश, आपकी वाइफ को 4 से 5 घंटे लगेंगे होश आने में। ये कह वह उसे एक और इंजेक्शन लगाती है और वहां से जाने लगती है। आदित्य हैरान था क्योंकि वह आदित्य राजवंश की वाइफ की बात कर रही थी। इसका मतलब वह नहीं चाहती थी कि घर वालों को पता चले कि उनकी बेटी है। आदित्य कैलकुलेशन कर ही रहा था तभी उसे किसी की आवाज आती है। सुधा, क्या इतनी नाराजगी है कि अब हमसे मिलोगी भी नहीं? सुधा जी थोड़े कड़क लहजे में बोलती हैं, जो रिश्ते पीछे छूट जाते हैं और जिस रिश्ते को अपनाने से तकलीफ होती है, उस रिश्ते को या तो खत्म कर देना चाहिए या उससे दूरी बना लेनी चाहिए, पर उसे वापस अपने गले नहीं लगानी चाहिए। ये कह वह चली जाती है। विभा जी के कंधे पर दादी हाथ रख थपथपा देती है और बोलती है, सब ठीक हो जाएगा। आदित्य दादाजी को घूरते हुए बोलता है, यदि आपका मिलाप हो गया हो तो आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। तभी रघुवेंद्र जी बोलते हैं, पर बहू को हुआ क्या है? आदित्य कुछ गुस्से में बोलने वाला था तभी वीर बात को संभालते हुए बोलता है, दादाजी आन्या रोड पर टहल रही थी तभी उसका एक्सीडेंट हो गया था। ये लॉजिक सबको थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि आन्या के सिर पर कहीं भी पट्टी नहीं लगी थी। पर दादाजी एक नजर वीर और आदित्य को देख वह कुछ पूछते नहीं क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि वह दोनों कुछ बताना नहीं चाहते। सभी लोग चले जाते हैं। आदित्य की बात मानकर कुछ घंटे बाद आन्या के वार्ड में एक नर्स उसको एग्जामिन कर रही थी तभी आन्या का हाथ थोड़ा थोड़ा कांपने लगता है और वह थोड़ी बेचैन लगने लगती है। वह बार बार कह रही थी, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। तभी उसके सामने आदित्य का भयानक रूप आ जाता है जिसमें आदित्य किसी को बेरहमी से मार काट रहा था। आन्या रोते हुए बोलती है, मत करिए ऐसा, मत करिए ऐसा। ये बोलते वह कांपने लगती है। तभी नर्स दौड़कर डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर। तभी सुधा जी जो आन्या के वार्ड में ही आ रही थी उसकी बात सुन दौड़ते हुए आती है। आदित्य भी अब तक अंदर आ चुका था। आन्या जो बिस्तर पर ही अपने हाथ पैर पटक रही थी, वह घबराने लगती है। आदित्य उसके पास जा उसका हाथ पकड़ लेता है। तभी सुधा जी आती है। आन्या की ऐसी कैसी स्थिति देख घबरा जाती है। वह आन्या को होश में लाने लगती है। आदित्य बोलता है, क्या हुआ है, इसे जल्दी से होश में लाओ। तभी सुधा जी बोलती है, इसे होश में लाना बहुत जरूरी है, नहीं तो इसके माइंड पर कुछ इफेक्ट कर रहा है। अगर ऐसा ही रहा तो ये लंबे समय तक कोमा में जा सकती है। ये बोल वह नर्स से कुछ इंजेक्शन के नाम पेपर में लिया कर देती है। आन्या की हालत देख सुधा जी के आंख से पानी गिरने लगता है। आन्या जोर जोर से कराहने लगती है जैसे सुनने समझने की हालत में नहीं थी। वह मिक्सर अतीत में जा चुकी थी जिसको उसे हर तरफ से खून ही खून, तो कहीं कुछ लड़कों की हंसने की आवाज, किसी की गीदड़ गिराने की आवाज, इसमें वह कंफ्यूज हो गई थी। उसका माइंड क्लियर नहीं हो रहा था। तभी अचानक जोर से चिल्लाती है, नहीं। और इसी के साथ एक बार फिर से बिस्तर पर लेट जाती है और उसकी आवाज शांत हो जाती है। सुधा जी उसको तुरंत कुछ इंजेक्शन लगाते हुए उसकी आंखों को देखती हैं और उनके आंखों में आंसू आ जाता है अपनी बेटी को इस हालत में देखने का। आदित्य के पूछने पर वह बताती है, वह ठीक है, कुछ देर में नॉर्मल तरीके से होश में आ जाएगी। तभी आदित्य सुधा जी से कहता है, मैं आन्या को घर पर ले जाना चाहता हूँ। सुधा जी, पर आन्या को अभी होश तो आ जाने दो। आदित्य, मेरे हिसाब से अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ये बोल वह आन्या को गोद में उठा लेता है और कुछ ही देर में सभी लोग वहां से निकल जाते हैं। सुधा जी बस जाते हुए देखती रह जाती है। वही लगभग शाम हो गया था। आन्या की आंख धीरे धीरे खुलती है तो वह पहले समझने की कोशिश करती है कि वह कहां पर है। तभी उसे घबराहट होने लगती है, पर सामने आदित्य और अपनी शादी की फोटो देख वह थोड़ी रिलैक्स हो जाती है। आदित्य की फोटो को देखते ही देखते आदित्य का चेहरा उसे एक हैवान की तरह दिखने लगता है और वह जोर से चिल्लाने लगती है। तभी आदित्य जो आन्या के लिए सूप तैयार कर रहा था, वह दौड़कर रूम में आता है। सनाया भी और विभाजी भी दौड़कर आन्या के रूम में आते हैं। तभी आन्या चिल्लाते हुए बोलती है, दूर हो जाओ तुम मुझसे, तुम एक क्रिमिनल हो, तुम मुझे छूना मत। आदित्य जैसे जैसे आन्या के पास जाता वैसे वैसे आदित्य को अपने से दूर करती आन्या अपने होश में ही नहीं आ रही थी। तभी आदित्य उसके गाल पर जोर से थप्पड़ मारता है तो आन्या अपने होश में आ जाती है और आदित्य को देख जोर जोर से रोने लगती है। आन्या रोते हुए आदित्य को अपने से दूर करने लगती है क्योंकि उस समय उसे सिर्फ यही देख रहा था कि आदित्य किसी को बेरहमी से मार रहा है। आन्या के होश में न आने पर आदित्य उसे जाकर एक जोर से थप्पड़ मारता है जिससे आन्या अपने संस में आती है और वह आदित्य को देख रोने लगती है और उसको देख वह एक एक कदम पीछे होने लगती है। आदित्य और आन्या को इस तरह एक दूसरे के इतने पास थे, दूर से सनाया और विभा वापस चली जाती है। आदित्य आन्या से कहता है, ये क्या लगा रखा है क्रिमिनल, अगर मैं उसे नहीं मारता तो वह तुम लोगों के साथ दरिंदगी करता, क्या ये तुम्हें बर्दाश्त था? क्या तुम चाहती थी कि जो तुम्हारे साथ हो रहा था वही हाल कीर्ति के साथ भी हो? आन्या के आंखों से आंसू आने लगे।
आन्या कांपते हुए आवाज में कहती है, आपने उसे बेरहमी से मारा। आपने उसे बेरहमी से मारा। वह एक ही वर्ड बार बार बोलती जा रही थी तो आदित्य फ्रस्ट्रेट होकर उसे जैसी पकड़ने लगता है, आना फिर से एक कदम पीछे हो जाती है। आदित्य को आन्या की ये हरकत बर्दाश्त नहीं होता है और वह आन्या का हाथ खींचते हुए अपने पास लाकर गुस्से में बोलता है, लुक एट मी मिसेज राजवंश। आन्या सहमी नजरों से आदित्य की तरफ देखने लगती है तो आदित्य कहता है, फर्स्ट एंड लास्ट मैं तुम्हें ये बात समझा रहा हूँ। यदि तुम्हें कोई छूने की कोशिश की तो मैं उससे एक बार नहीं 1000 बार मारूंगा, और यदि मुझे तुम्हारे लिए 10 लोगों का भी खून करना हो तो मैं उससे पीछे नहीं हटूंगा। आदित्य का ऐसा कन्वर्सेशन सुन आन्या की आंखें बड़ी कर आदित्य को देखती है, तभी उसके होंठ जो कांप रहे थे आदित्य उसके होठों पर अपने हाथों से सहलाते हुए या यूं कहूं जोर से रगड़ते हुए बोलता है, तुम्हें छूने का और तुम्हें तकलीफ देने का वह हक सिर्फ और सिर्फ मेरा है। ये बात मैंने बहुत पहले तुम्हें बोल चुका था और आज भी बोल रहा हूं, अपने दिमाग में यह बात अच्छे से फिट कर लो। फिर एक नजर उसके होठों को देख अपने हाथ को हटाकर उससे बोलता है, मुझसे दूर जाने की कोशिश भी मत करना, नहीं तो जानती हो ना जैसे मैंने उसे मारा मैं तुम्हें भी मार सकता हूं और तुम्हारी फैमिली को भी। आन्या आंसू भरी आंखों से आदित्य को देखती है तो आदित्य उसे छोड़ते हुए बोलता है, चाहे अच्छा चाहे बुरा तुम्हें मेरे ही साथ जिंदगी जीनी है और मैं अपनी कोई सफाई नहीं देने वाला तुमसे कि मैं क्या हूं क्या नहीं हूं। मैं बस इतना जानता हूं तुम मेरी वाइफ हो और मैं तुम्हारा हस्बैंड। एक बात अपने इस छोटे से दिमाग में बैठा लो और अपना ज्यादा दिमाग चलाने की कोशिश की और या मुझसे दूर भागने की कोशिश की तो तुम जानती हो मैं क्या क्या कर सकता हूं। ये बोल वह आन्या को छोड़ देता है। आना डरते हुए सिर्फ आदित्य को देख रही थी। भले ही आदित्य ने ऐसे इंसान को मारा था जो आन्या के साथ बदसलूकी दरिंदगी करना चाहता था, लेकिन अपने पति को किसी को इतनी ज्यादा बेरहमी से मारते देख कोई भी लड़की कैसे बर्दाश्त कर पाएगी और उसके चेहरे पर एक सिकन तक ना हो। आदित्य वहां से जाने लगता है क्लोजेट रूम की तरफ, तभी उसे पीछे से आन्या की एक आवाज आती है तो वह अपनी आंखें बंद कर लेता है। आन्या बोलती है, क्या जो मैंने सुना है ये सच है कि आप एक माफिया है? आदित्य एक गहरी सांस लेकर आन्या की तरफ देखता है और बोलता है, मैं क्या हूं तुम्हें नहीं पता चले तो अच्छा है क्योंकि मैं इससे भी ज्यादा खतरनाक हूं। ये बोल वह वॉशरूम में चला जाता है। आन्या अपने मुंह पर हाथ रख देती है और रोने लगती है, तभी उसके दिमाग में एक बात हिट करती है। क्या आदित्य ही असर हो सकते हैं? पर वो अपने आप को झुठला कर बोलती है, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। असर तो बहुत ज्यादा खराब इंसान है। आदित्य तो हम लोगों को बचाने के लिए उस इंसान का खून किया, वह असर नहीं हो सकते हैं। ये कह वह जैसे वह अपने आप को सांत्वना दे रही हो। थोड़ी देर बाद आदित्य एक कपड़े को निचोड़ कर लाता है और दरवाजा लॉक कर आन्या के पास पहुंचता है तो आर्या अपनी डरी और सहमी आंखों से आदित्य को देख रही थी। आन्या के आंखों में अपने लिए इतना ज्यादा खौफ देख आदित्य को अच्छा तो नहीं लगता, पर उसे कहीं ना कहीं यही लगता है कि आन्या का उससे डरकर रहना ही अच्छा है ताकि वह उसकी बात आसानी से मान सके। आदित्य बेड पर बैठ आन्या का हाथ पकड़ लेता है। आन्या का हाथ अभी भी कांप रहा था। आदित्य उस कपड़े को निचोड़कर उसके हाथ और उसका चेहरा पोंछने लगता है। आदित्य की इतनी केयर भी उसके डर पर भारी नहीं हो पाई। उसके शरीर को पोंछने के बाद आदित्य आन्या के हॉस्पिटल गाउन निकाल देता है। आन्या अपने आप को ढकने लगती है क्योंकि उसने सिर्फ इनरवियर पहना हुआ था। आदित्य उसे ऊपर से ही नाइट सूट पहना देता है जो लॉन्ग मैक्सी था। थोड़ी देर बाद डोर खटखटाया जाता है तो विभा डोर पर आन्या के लिए नाश्ता लेकर खड़ी थी। आदित्य उनको एक नजर देखता है और कपड़ा वापस वॉशरूम में रख वहां से बाहर निकल जाता है। तो वही विभा आन्या के पास आती है तो आन्या उनके गले लग रोने लगती है। विभा जी उसकी पीठ थपथपाने लगती है और पूछती है, क्या हुआ बेटा, आप रो क्यों रही है? पर आन्या कुछ नहीं बोलती। काफी देर के रोने के बाद विभा जी थोड़ा डांटते हुए, ये क्या तरीका है बेटा, अभी आप हॉस्पिटल से आए हैं, आप ये रोना धोना लगाई हैं। आप देख रही है एक ही दिन में आपका शरीर इतना कमजोर दिखने लगा। ये कह उसे दलिया खिलाने लगी और आदित्य का बनाया हुआ सूप पिलाने लगती है। फिर उसे टैबलेट खिला उसे सोने का बोलती है तो आन्या अपनी आंखें बंद कर लेती है। आदित्य अपने स्टडी रूम में जाता है तो वहां पर वीर, अर्जुन, अधीरा तीनों ही खड़े थे। आदित्य उसके पास जा अपने चेयर पर बैठता है और इस समय वो थोड़ी गुस्सा में होता है। पता चला ये किसने किया? तो अर्जुन आकर बोलता है, ये तो नहीं पता कि किसने किया, पर वह भी बहुत जल्द पता चल जाएगा। पर यह जरूर पता चला है कि उसने इन दोनों को किडनैप क्यों करवाया था। आदित्य उन सभी की तरफ देखता है। अधीरा कुछ पेपर्स आदित्य के सामने रख देता है। आदित्य उस पेपर्स को देखता है जिस पर बॉडी स्कैन, फिंगरप्रिंट्स, हर तरह के बॉडी स्कैनर थे। आदित्य अर्जुन और अधीरा को देखता है तो अधीरा बोलता है, वहां से एक आदमी जो एक बैग में लिए पीछे के रास्ते से निकल रहा था, जब मैंने उसे पकड़ा तो उसी ने बताया। फ्लैशबैक। अर्जुन अंदर ही रुक जाता है। अधीरा, वीर, आदित्य सब लोग जब कालिया के घर से बाहर निकलते हैं तभी अधीरा की नजर किसी भागते हुए इंसान पर पड़ती है तो वह तुरंत उसके पीछे निकल जाता है। वह इंसान जैसे ही गाड़ी में बैठने वाला होता है अधीरा उसे पीछे से पकड़ लेता है और उसे वहीं पर उठाकर पटक देता है। वह इंसान एक ही पटकने पर गिड़गिड़ाने लगता है और बोलता है, मैंने कुछ नहीं किया साहब, मुझे जाने दो।
मुझे जाने दो, तभी अधीरा कहता है, ऐसे कैसे जाने दूं। ये कह वह उसे एक हाथ से पकड़ गाड़ी पर लगा अपने पैर से उसे उसे दबा देता है और उसके बैग छीन उसे चेक करने लगता है। पैरों में इतनी ताकत थी कि वह अपने आप को छुड़ा नहीं पाया। अधीरा, यदि तुझे अब जान बचानी है तो सच सच उगल, ये क्या है, किसने किया है। तभी वह गिड़गिड़ाते हुए बोलता है, ये साड़ी वाली लड़की का बॉडी स्कैन है। किसी के कहने पर कालिया भाई ने उस लड़की का पूरा बॉडी के करके देने लिए किया था, इसीलिए उसका किडनैप किया था। तभी अधीरा अपने पैर हटा देता है और उस बैग को ले लेता है। तभी वह आदमी मौका पाकर भागने लगता है। अधीरा के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वह बोलता है, मैं अपने किसी भी शिकार को बिना शिकार किए छोड़ता नहीं। ये कह वह अपनी बंदूक निकाल धाड़ धाड़ गोली चला देता है और वह आदमी मुंह के बल गिर जाता है। फ्लैशबैक एंड आदित्य समझ जाता है कि यह क्यों किया गया है। तभी अर्जुन गुस्साते हुए बोलता है, लगता है उस कमीने केरी का ये हरकत है। सभी अर्जुन को देखने लगते हैं तो आदित्य अर्जुन की बात काटते हुए बोलता है, नहीं, अर्जुन केरी ऐसी घटिया हरकत नहीं कर सकता। वह मेरे बिजनेस में मात दे सकता है, वह मुझसे लड़ सकता है, पर वह कभी भी आन्या और कीर्ति को तकलीफ नहीं पहुंचा सकता। वीर भी आदित्य की बात से सहमत था। तो वहीं दूसरी तरफ एक कमरे में एक आदमी एक लड़की के फोटो के सामने अपने हाथ फिराते हुए, आदित्य राजवंश उर्फ असर द माफिया किंग, तूने भले ही वह प्रिंट मुझ तक पहुंचने नहीं दिया, पर बहुत जल्द मैं उसे भी और तेरी बीवी को भी हासिल कर ही लूंगा। ये बोल वह डेविल मुस्कुराने लगा और बोलता है, पर तू मुझ तक कभी पहुंच भी नहीं पाएगा। तू समझ भी नहीं पाएगा कि आखिर यह किया किसने है, इसका मास्टरमाइंड कौन है। ये बोल वह हंसने लगता है। वही रात के समय रात के करीब 12 बजे बज रहे थे। आदित्य अपने कमरे में जाता है तो देखता है विभाजी आन्या के पास बैठी हुई थी और उनकी आंखें बंद थी। आलिया भी आंखें बंद कर लेटी हुई थी। विभाजी को किसी की आहट महसूस होती है तो सामने आदित्य को देख तुरंत आन्या को धीरे से उसका सिर तकिया पर रख खड़ी हो जाती है और अपनी सफाई देते हुए बोलती है, वह आन्या ने मुझे रोक रखा था। आदित्य कुछ नहीं कहता, वह एक नजर आदित्य को देखा वहां से चली जाती है। विभाजी के चले जाने के बाद आदित्य आन्या के पास जाता है, उसके पास बैठ उसके बालों को सहलाने लगता है और उसी के बगल में लेट जाता है। वह बगल में लेटी आन्या को एकटक देख रहा था और उसके बालों को उसके कान के पीछे करते हुए बोलता है, हर कोई मुझे तुम्हारे बारे में जानने से रोक रहा है। बहुत जल्द, सिर्फ 2 दिन और, मेरे पास तुम्हारे पास्ट की सारी हिस्ट्री होगी। उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारे सारे दुखों से आजाद कर दूंगा। ये कह वह आन्या माथे पर किस कर लेता है। किस करते हुए आदित्य की नजर आन्या के सूख चले होठों पर जाती है। उसके होठों को आदित्य लगातार देखे जा रहा था। उसे देख न जाने क्यों आदित्य को उसके होठों को गिला करने का मन कर रहा था, पर वह जानता था आन्या अभी इस कंडीशन में नहीं है। वह अपना चेहरा घुमा लेता है। अगले ही पल वह फिर से एक बार आन्या को देखता है तो उससे रहा नहीं जाता और वह आन्या के पास खिसक कर जाता है और उसके चेहरे से बाल हटाते हुए उसके गालों पर अपने एक हाथ रख देता है और झुककर आन्या के गालों पर अपनी होंठ फिराने लगता है। तो वहीं दूसरी तरफ कपूर हाउस में कीर्ति अपने रूम में सो रही थी, पर उसकी सिर्फ आंखें बंद थी क्योंकि उसे नींद बिल्कुल नहीं आ रही थी। सुधा जी काफी देर तक उसके पास बैठी हुई थी, पर वह अपनी मां को जबरदस्ती आराम के लिए भेज देती है, पर अब उसे डर लग रहा था। तभी कीर्ति को महसूस होता है कोई बालकनी में कूदा है। यह महसूस करते हैं कीर्ति झट से उठकर बैठ जाती है। उसे डर लगने लगता है। बालकनी का दरवाजा जो कि कांच का था वह लगा हुआ था। तभी कोई बालकनी का दरवाजा खटखटा आता है। कीर्ति काफी डर चुकी थी। जैसे ही उसकी नजर उस शख्स पर पड़ती है वह दौड़कर जाकर बालकनी का दरवाजा खोल देती है और जाकर उस आदमी से लिपट जाती है। बालकनी से कोई और नहीं, वीर आया हुआ था। कीर्ति के सिर पर हाथ रखते हुए, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो और तुम मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रही हो। कीर्ति कुछ नहीं बोलती। काफी देर तक कीर्ति ऐसे ही रोती रहती है। तभी वीर उसे अपनी गोद में उठाकर बेड पर लाता है। कुछ देर बाद कीर्ति शांत हो जाती है तो कीर्ति बोलती है, आप यहाँ पर। वीर, अगर तुम्हें अच्छा ना लगा हो तो मैं जा रहा हूँ। ये कह वह जाने लगता है तो कीर्ति उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। वीर के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। कपूर हाउस। वीर इस समय कीर्ति के रूम में था। कीर्ति बेड पर वीर के सीने से लगी हुई थी और वीर उसके बालों को सहला रहा था। कुछ देर बाद कीर्ति वीर से बोलती है, मैं आपसे कुछ पूछूं। वीर, बोलो। कीर्ति वीर के आंखों में देखते हुए, क्या आप मुझसे प्यार करते हैं। ये शब्द सुनते ही वीर के हाथ कीर्ति के बालों में ही रुक जाते हैं। कीर्ति वीर का हाथ रुका देख उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी वीर कृति को अपनी तरफ कर उसका चेहरा अपनी एक उंगली से ऊपर करता है। वीर और कीर्ति इस समय बहुत ज्यादा क्लोज थे। कीर्ति को वीर का जवाब ना देना उसे अच्छा नहीं लगा था। वह पहले भी प्यार में धोखा खा चुकी थी और अब जिसके प्रति उसके दिल में जज्बात भी जाग रहे थे तो वो उससे प्यार नहीं करता। ये बात सोच सोच ही उसका दिल छन्नी हो रहा था। कीर्ति के आंखों में आंसू देख वीर अंगूठे से उसका आंसू पोंछते हुए बोलता है, मेरी तरफ देखो कीर्ति। कीर्ति उसके तरफ नहीं देखती और अपनी नजर झुका लेती है। तभी वीर थोड़ा तेज आवाज में, कीर्ति मेरी तरफ देखो।
इतनी तेज आवाज सुन वह उसकी तरफ देखने लगती है तो वीर उसका चेहरा अपने हाथों में भरकर बोलता है, बिना कोई जवाब सुने अपने किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए। ये सच है कि मैं किसी और से प्यार करता था, पर सबसे बड़ी सच्चाई ये भी है कि वह मेरा पास था। मैं यह नहीं जानता मेरे फ्यूचर में क्या होने वाला है। चाहे जिस भी सिचुएशन में, पर मेरा जिस्म तुम्हारे जिस्म से जुड़ा था। उस समय ही तुम मेरे रूह में उतर चुकी थी। कीर्ति वीर की तरफ देखती है तो फिर उसके माथे पर किस करते हुए बोलता है, रूह उतरने के साथ साथ दिल भी तुम्हारे लिए धड़कने लगा। इस दिल को तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं चाहिए। अगर इसे प्यार कहते हैं तो हाँ कीर्ति कपूर, इस दिल को तुमसे प्यार हो गया है और यह सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहता है, तुम्हारे पास रहना चाहता है। कीर्ति के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कुराहट आ जाती तो वीर कहता है, मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि मैं अपने पास्ट से उबर पाऊंगा, पर तुमने मेरी लाइफ को बदल के रख दी। मुझे तुम्हारी चाहत है और तुम्हारे साल की। कीर्ति उसके गले लग जाती है और रोने लगती है। तभी वीर, क्या बात है कीर्ति, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? कीर्ति तीर के गले लगी बोलती है, नहीं, और उसे और जोर से पकड़ लेती है। दूसरी तरफ आदित्य आन्या के गाल पर अपने होठ फिरा रहा था। उसके अंदर और भी ज्यादा आन्या को पाने की चाहत लगने लगी थी। वह पूरी तरीके से आन्या के ऊपर आकर वह उसकी गर्दन पर दिख रहे तिल पर अपने होठ रख देता है और उसे स्मूच करने लगता है। उसके ऐसा करते ही आन्या नींद में भी हल्की हल्की सी कसमसाने लगती है। आदित्य उसकी पूरी गर्दन को सक कर रहा था। आदित्य के अंदर उसकी चाहत होने लग जाती है और अपना एक हाथ आन्या के चेस्ट पर रख देता है और उसे अपने हाथों से प्रेस करने लगता है। वह लगातार आन्या की गर्दन को चूमे जा रहा था। नींद में ही आन्या इधर उधर होने लगती है। उसके अंदर दवाइयों का असर था, क्योंकि उसे पैनिक आया हुआ था, इसलिए उसकी दवा भी हार थी। आदित्य अपनी नशीली आंखों से आन्या को देखता है और उठकर अपने शर्ट के बटन खोल अपने शर्ट निकाल देता है। उसके बाद वह आन्या के ऊपर झुककर एक बार फिर से उसके शरीर पर अपने हाथ फेरने लगता है। तभी आदित्य अपनी नशीली आंखों से आन्या को देख धीरे से उसका नाइट गाउन मैक्सी ऊपर कर उसे निकाल देता है। आन्या की इतनी हॉट फिगर देख आदित्य की आंखें और भी ज्यादा और चमकने लगी थी। वह आन्या को इंटेंस भरी नजरों से देखने लगता है और वह अपने हाथ ले जाकर आन्या के खुली कमर पर रख देता है। आन्या इस समय ब्रा और पैंटी में थी। आदित्य अपने होंठ आधी से ज्यादा दिख रहे आन्या के ब्रेस्ट पर रख देता है। आन्या को नींद में ही एहसास हो रहा था कि कोई उसके ऊपर है। आदित्य आन्या को अब जोर जोर से किस करने लगता है और वह आन्या के होठों के पास जा उसके होठों पर अपने होंठ रख देता है और उसे किस करने लगता है। वह आन्या को पूरी तरीके से अपनी बाहों में जकड़ लिया था और अपने एक हाथ से लगातार कभी आन्या के सीने को तो कभी उसके कमर को। तभी आदित्य अपने हाथ धीरे धीरे नीचे ले जाती हुई आन्या की थाई पर रख देता है और फिर धीरे धीरे अपने हाथ आन्या के नीचे प्राइवेट पार्ट पर रख देता है। उस चीज को महसूस करते ही आदित्य जैसे पागल हो जाता है और आन्या भी धीरे धीरे हिलने लगती है, क्योंकि आदित्य उसके होठों को छोड़ ही नहीं रहा था। अपने उंगली से आन्या के उस हिस्से को रगड़ने लगता है। आन्या को दर्द होने लगता है। तभी हवा का झोंका आता है और बालकनी के ऊपर रेलिंग पर रखे चौरस पर गमला हवा से नीचे गिर जाता है। उसकी इतनी जोर से गिरने की आवाज सुन आदित्य जैसे होश में आता है और वह अपने आप को और आन्या देखता है तो तुरंत वहां से उठ जाता है। शायद ये किसी का इशारा ही था जो आदित्य को ये करने से रोकना चाहता था। लेकिन आदित्य की कंडीशन अब ठीक नहीं थी कि वह रुक सके। उसके अंदर गर्मी बढ़ती जा रही थी। वह परेशान सा हो जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कहाँ जाए। कुछ तो था आदित्य के शरीर में जो आदित्य अपने आप को रोक नहीं पा रहा था। वह पागलों जैसे अपने बाल नोचने लगता है, क्योंकि एक नॉर्मल इंसान कितना भी बहक जाए लेकिन वह अपने आप को कंट्रोल करना जानता है। बहुत से तरीके होते हैं। तभी आदित्य के दिमाग में उसे सनाया का ख्याल आता है। ये ख्याल आते ही वह तुरंत अपने दिमाग को झकझोर देता है और अपने गाल थपथपाते हुए बोलता है, आदित्य तू ये क्या सोच रहा है? तू किसी के बारे में नहीं सोच सकता। तेरी जिंदगी तेरे सामने है। फिर आन्या को देख एक बार उसके पास आता है और उसके शरीर को सहलाते हुए बोलता है, आखिर ये तो तेरी ही बीवी है। मैं इसके साथ कुछ भी कर सकता हूँ। वह आन्या की तरफ झुकने लगता है और अगले ही पल उठकर बैठ जाता है। उससे आन्या की तकलीफ याद आ जाती है। उसके साथ हुए हादसों को याद करते हुए आदित्य अपने आप को रोकना चाहता था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह नीचे से पूरा हार्ड हो चुका था, जैसे उसे किसी की तलब लग रही थी और उसे समझ नहीं आता कि क्या करे। वह उठकर तुरंत बाथरूम में जाता है और अपने ऊपर ठंडा सावर पानी डाला लगता है, पर उसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसके चेहरे से पसीना की बूंदें गिर रही थी। वह अपने बाल नोचने लगता है, सावर के नीचे बैठ जाता है। तभी उसे कुछ याद आता है। उसके शरीर में इतनी गर्मी पड़ चुकी थी कि वह पूरी तरीके से बेचैन हो जाता है। वह जाकर तुरंत अपनी कांपते हाथों से वह डेस्क खोलता है और उसमें से इंजेक्शन खोजने लगता है, पर उसे उसमें नहीं मिलती। तो वह दूसरे में खोजने लगता है। तभी उसे एक इंजेक्शन दिखती है। वह उसे कांपते हाथों से जल्दी जल्दी उसे अपनी बॉडी में इंजेक्ट करता है और अपनी आंखें बंद कर उसी बाथरूम के फर्श पर लेट जाता है। उसे कुछ धुंधली धुंधली याद आने लगती है। कुछ लोग उस पर हंस रहे थे।
तभी एक आदमी एक लड़के के ऊपर हंसते हुए कहता है, जो लड़के की उम्र ज्यादा नहीं सिर्फ 18 या 20 साल था। वह उस पर हंसते हुए एक उसी की उम्र का लड़का कहता है, बहुत ज्ञान बांटता फिरता है, ना कि मैं सिर्फ उसके अलावा किसी को नहीं छू सकता, जो इस दुनिया में है भी नहीं। और क्या तू मेरे बारे में बताने वाला था मेरे घर वालों को? अब तो तू खुद किसी को बताने लायक नहीं रहेगा। ये कह वह उस लड़के के साथ एक दो लड़के और हंसने लगते हैं। वह लड़का आंखों में गुस्से लिए उस लड़के को चिल्लाते हुए बोलता है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। इतना याद रखना, ये तूने मेरे साथ क्या किया है? मेरे शरीर में इतनी गर्मी क्यों है? तभी वह लड़का हंसते हुए, वैसे मैं तुझे बताना तो नहीं चाहता था, पर मैं सोच रहा हूँ तुझ पर इतना मेहरबान तो हो ही सकता हूँ। फिर उसके चारों तरफ घूमते हुए बोलता है, तुझे मैंने ऐसी ड्रग्स इंजेक्शन लगाई है कि इसका असर तुझे आने वाले कई दिनों तक रहेगी। तुझे इसी टाइम किसी की जरूरत हमेशा पड़ेगी। तू चाह कर भी किसी औरत के नजदीक जाने से रोक नहीं सकता। तुझे तलब लगेगी किसी लड़की की और अपनी प्यास बुझाने के लिए तुझे एक लड़की का सहारा लेना होगा। तभी वह लड़का गुस्से में चिल्लाते हुए, ऐसा कभी नहीं हो सकता, और तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? तभी वह लड़का हंसते हुए बोलता है, काफी ऊंचा और समझदार बन रहा था ना तू? तो सोचा क्यों ना तुझे थोड़ा नीचे गिराया जाए। तुझे नीचे गिराओगा तभी तो मैं ऊपर जाऊंगा ना। और रही बात, तुम मेरे बारे में बताने वाला था कि मैं किसी लड़की के साथ था, अब तो तू भी किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। ये कह वह लड़का हंसने लगता है। वह सब लड़कों का ग्रुप वहां से चला जाता है और वह लड़का वहां पर तड़पता ही रह जाता है। उसके पूरे शरीर पर लाल लाल निशान उभरने लगे थे। तभी एक लड़का और एक लड़की दौड़ते हुए एक डॉक्टर को लेकर वहां पर आते हैं और उस लड़के को पकड़ वह लड़का, जो कि कोई और नहीं वीर था, और जिस लड़के को ड्रग्स दिया गया था वह आदित्य था। वीर उसे संभालते हुए कहता है, आदि कुछ नहीं होगा, तू ठीक हो जाएगा, देख हम डॉक्टर को ले आए हैं। आदित्य के आंखों से हल्के से आंसू आ जाते हैं। वह बोलता है, वीर मुझे जल्द से जल्द इस तकलीफ से मुक्ति दिलाओ, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तभी वह डॉक्टर जल्दी से आदित्य को चेक करने लगता है। आदित्य के सिम्टम्स देख वह डॉक्टर समझ जाता है। देखो मैं इंजेक्शन लगा रहा हूं, पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि इनकी आंखें और इनके चेहरे पर उभरते निशान से ही समझ आ रहा कि इन्हें काफी ज्यादा हाई पावर तक की ड्रग्स दी गई है, और वह भी सेक्सुअल ड्रग्स। ये सुनते ही वीर और आदित्य के हाव भाव चेंज हो जाते हैं। तभी आदित्य चिल्लाते हुए बोलता है, तुम डॉक्टर किस काम के हो? जल्द से जल्द मुझे ठीक करो, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तभी वह डॉक्टर डरते हुए बोलता है, जो सच है मैं वही कह रहा हूं, और इन्हें ऐसी दवा दी गई है जिसका कोई भी एंटीडोट नहीं है। ये ड्रग्स को बंद कर दिया गया है, लेकिन लगता है किसी ने सोच समझकर यह मंगवाया है। ये ड्रग्स आपको जब भी किसी के प्रति जरूरत अट्रैक्ट होगी, यह चीज उभर जाएगी। आदित्य अपने आप को रगड़ने लगता है और अपने कपड़े फाड़ कर फेंक देता है। तभी डॉक्टर उसकी तरफ देखकर कहता है, मेरे बस में जो था मैंने कर दिया, अब अगर आप कहीं और भी ले जाना चाहते हैं, वहां भी यही कहा जाएगा। इसका सिर्फ एक ही उपाय है। वीर क्या उपाय है? डॉक्टर, अभी इन्हें किसी की बॉडी की जरूरत है जिससे इनको शांत कराया जा सकता है, नहीं तो इनकी जान भी जा सकती है। ये कह वह वहां से चला जाता है। वीर को कुछ समझ नहीं आता कि वह क्या करे। तभी वह लड़की, जो कि कोई और नहीं सनाया थी, वह रोते हुए आदित्य के पास जाती है और बोलती है, आदि प्लीज तुम अपने आप को बर्दाश्त मत करो, तुम्हें बॉडी की जरूरत है ना, मैं दूंगी अपनी बॉडी तुम्हें। मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। ये सुनते ही आदित्य की आंख लाल हो जाती है और आदित्य उसे दूर करते हुए, सनाया मैं बोल रहा हूँ ना, मुझसे दूर हटो। लेकिन सनाया फिर भी उसके पास जाती रहती है, आदि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। कभी न कभी किसी ना किसी के साथ होता ही है, और मैं तुम्हें अपने सामने अपने प्यार को मरते हुए नहीं देख सकती। तभी आदित्य अपने हाथ दिखाते हुए गुस्से में चिल्लाकर बोलता है, पर मैं तुमसे प्यार नहीं करता। मैं उसके अलावा कभी भी अपने लाइफ में किसी को भी नहीं छू सकता। सनाया ठीक है, लेकिन तुम जिंदा रहोगे तब ना ढूंढ पाओगे। उसके लिए तुम्हें पहले जीना जरूरी है, और तुम्हें ये करना ही होगा। वीर सनाया का हाथ खींचते हुए, ये तुम क्या कह रही हो? सनाया, मुझे ये करना होगा वीर। तभी वीर गुस्से में, इसके अलावा किसी और लड़की को देखता हूं जो पैसों के लिए ये सब कर सकती है। सनाया वीर को ढकेलते हुए, किसी और को तुम ढूंढ रहे हो, जब मैं खुद अपने आप को उसके हवाले करना चाहती हूँ। उसका प्यार ना सही, उसका जिस्म तो मुझे मिल सकता है ना। वीर एक कदम पीछे हो जाता है। सनाया आदित्य के पास जाती है। एक लड़की का एहसास पाते ही आदित्य सनाया का हाथ पकड़ लेता है, फिर वह बोलता है, चली जाओ यहां से, नहीं तो तुम पछताओगी। तभी सनाया, हम ऐसा कोई काम नहीं करते जिससे मुझे बाद में रिग्रेट फील हो। तभी आदित्य सनाया को देखते हुए, अगर कभी तुम मेरे और मेरे वजूद के बीच में आए तो तुम दखलंदाजी तो नहीं करोगी ना? सनाया, कभी भी नहीं। ये सुनते ही आदित्य अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है और वह सनाया को खींचकर वहीं जमीन पर ही लेट जाता है। वीर अपनी आंखें बंद कर लेता है और वह तुरंत वहां से निकल दरवाजा लॉक कर देता है। उस समय वीर ही जानता था कि उसकी तकलीफ क्या है।
वह जानता था कि वह आदित्य के लिए इतनी जल्दी किसी भी लड़की का बंदोबस्त नहीं कर सकता था। एक तरफा सनाया से वह प्यार करता था, पर सनाया आदित्य से प्यार करती थी, पर आदित्य किसी और से। यह एक तरफा प्यार तीनों को ही नसीब नहीं होती है। वीर को अपने किस्मत पर हंसी आ रही थी, पर वह उस इंसान के लिए अपने प्यार को भी बुला सकता था, क्योंकि आदित्य सनाया से बढ़कर थी उसकी जिंदगी में। इस दुनिया में आने का वजूद ही आदित्य था, नहीं तो वीर नाम का शख्स तो कब का इस दुनिया से मिट चुका होता। वही अंदर आदित्य की मजबूरी उसके साथ खेल खेल गया था, और उस खेल में ना चाहते हुए भी आदित्य फंस चुका था। वह चाहकर भी जो काम कभी नहीं करना चाहता था, उस चीज में वह फंस चुका था। वही रूम में कुछ ही देर में सनाया की चीखों की आवाज निकलने लगती है, क्योंकि सनाया के लिए भी वह सब बर्दाश्त करना मुश्किल था। आदित्य का इतना ज्यादा अग्रेसिव, और ऊपर से उसको हाई डोज, और सनाया का फर्स्ट टाइम पर वह अपने तकलीफों तो बर्दाश्त कर आदित्य को अपने आप को हवाले कर दी थी। कुछ ही देर में आदित्य और सनाया के कपड़े फटे फूटे इधर उधर पड़े हुए थे। आदित्य सनाया को बाथरूम में ले जाकर शावर के नीचे खड़े होकर इंटीमेट हो रहा था, जिससे उसे एक सुकून हो रही थी। सनाया भी अपने दर्द को बर्दाश्त करते हुए वह आदित्य की प्यार में खो चली थी। कुछ देर में दोनों रूम में बेड पर एक दूसरे के साथ दोनों ही इंटीमेट होने लगते हैं। पूरी रात आदित्य की जब जब इच्छा हुई तब तब वह सनाया के शरीर से लव मेक करता रहा। आदित्य की जब भी नींद खुलती, उसे किसी के बॉडी की जरूरत पड़ती थी, वह तब तब सनाया को अपने पास खींच लेता था। आदित्य अपने होश में आता है। वह एकटक बाथरूम के ऊपर सीलिंग को घूर रहा था, और उसके ऊपर ठंडे ठंडे पानी गिर रही। अब आदित्य की हालत कुछ ठीक थी। वह उठता है और सावर लेकर बाथरोब पहनकर बाहर आता है, तो आन्या को बिस्तर पर वैसे ही पड़ा देखता है, तो एक बार फिर से खुद की मुट्ठी को बंद कर देता है, और जाकर आन्या को उसका नाइट गाउन पहनाकर उसे कंबल उड़ाकर बालकनी में चला जाता है, और वही झूले पर बैठ सिगरेट पर कस पे कस लगाने लगाता है। कुछ ही देर में उसने ना जाने कितनी सिगरेट को पीकर फेंक डाला, पर उसके अंदर जैसे कुछ जंग चल रही थी। वह क्या, वह तो आदित्य ही जानता था। काफी देर तक एकटक वह चांद को ही निहार रहा था। ना जाने किस पहर उसकी आंखें थोड़ी बोझिल हो जाती हैं, और वह नींद के आगोश में चला जाता है। सुबह के 4 बजे कपूर हाउस। कीर्ति का अपने समय पर नींद खुल जाता है। वह अपनी आंखें खोल जैसे ही उठने की होती है, उसे महसूस होता है कि कोई उससे जगा हुआ है। कीर्ति अपनी नजरें उठाकर देखती है, तो वीर उसे पूरी तरीके से अपनी बाहों में पके गहरी नींद में सोया हुआ था। पहले तो कीर्ति हड़बड़ा जाती है, पर उसे याद आता है कि कल वीर यहाँ पर आया था, तो थोड़ी रिलैक्स हो जाती है, और थोड़ी सी ऊपर खिसक वह वीर के चेहरे पर बिखरे बालों को पीछे करने लगती है, और मन में बोलती है, मैंने तो सोचा था सिर्फ मैं ही तकलीफ में हूं, पर मेरी तकलीफ तो आपसे बहुत कम है। आपकी आंखों में देखकर लगता है जैसे बहुत सारे दर्द आपने अपने उन आंखों के पीछे छुपा कर रखी है। पर मैं आपके दर्द को बांटना चाहती हूँ, मैं आपके दर्द के साथ जीना चाहती, मैं आपको आपकी खुशियां देना चाहती हूँ, आपको ढेर सारा प्यार देना चाहती हूँ, क्योंकि यह कीर्ति कपूर आपके प्यार में पड़ चुकी है। अपने मन नहीं ये सारी बातें बोल वह मुस्कुरा देती है, और थोड़ी ऊपर खिसक वीर के माथे को किस कर लेती है। उसके ऐसा करते ही वीर के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। उस मुस्कान को देखकर कि हड़बड़ा जाती है, तो वीर उसे कमर से पकड़ अपने और पास खींचते हुए बोलता है, अच्छा जी, सोए हुए मेरा फायदा उठा रही हो और अब भागना भी चाहती हो। तभी कीर्ति, आप जग रहे थे। वीर, जग तो नहीं रहा था, पर तुम्हारे हाथों की कोमल स्पर्श पाकर मेरी नींद गायब हो गई। मैं ये सोचने लगा, ऐसी कौन सी अप्सरा मेरे सपनों में आ गए जो मुझे इतना प्यार कर रही है। तभी कीर्ति थोड़ा गुस्से में वीर का कॉलर पकड़ अपने पास खींचते हुए बोलती है, अच्छा जरा ये बताइए कि यह अप्सरा कौन है। वीर की आंखें बड़ी हो जाती है, वह बोलता हूं तो तुम अप्सरा को नहीं जानती। कीर्ति थोड़ा सा घबरा जाती है, तो वीर उसे देखते हुए बोलता है, अरे तुम टीवी सीरियल नहीं देखती हो। अब तो कीर्ति को रोना आ रहा था। उसके मन में था कि यह अप्सरा नाम की लड़की कोई मॉडल या कोई हीरोइन है। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देख वीर जोर जोर से हंसने लगता है। ना जाने कितने साल बाद वीर के चेहरे पर इतनी खुलकर हंसी आई थी। वह कम से कम 1 मिनट तक हंसता ही रहा। उसे सोच सोच कर हंसी आ रही थी कि उसके अप्सरा वाली बात को कीर्ति न जाने अपने मन में क्या क्या बातें बैठा ली। कीर्ति तो वीर की हंसते हुए चेहरे में ही खो गई थी। वह वीर को देखकर बोलती है, आप ऐसे ही हंसा करो। वीर चुप हो जाता है। तभी कीर्ति थोड़ा गुस्से में वीर से बोलती है, पहले आप बताओ यह अप्सरा कौन है। तो वीर उसके गाल खींचते हुए बोलता है, कोई अप्सरा नहीं है, मैंने सिर्फ एक कहावत कही थी। तुम ये बताओ, क्या तुम टीवी सीरियल नहीं देखती हो। तो कीर्ति मुंह बनाते हुए, ये डिपार्टमेंट अन्या दीदी का था, उन्हीं को टीवी सीरियल का ज्यादा शौकीन थी। मैं तो पढ़ाई के बाद किचन में मम्मा की हेल्प करती थी। वीर उसके गालों पर हाथ रखते हुए उसके माथे पर किसकर बोलता है, तुम कितनी समझदार हो। ये कह वह उठ जाता है और कीर्ति को खींचकर अपनी गोद में बैठा लेता है। कीर्ति थोड़ी सी अनकंफर्टेबल जाती है ऐसे बैठने पर।
वीर इंटेंस भरी नजरों से देख कीर्ति को देख बोलता है, घबराने की जरूरत नहीं है, मैं कुछ नहीं कर रहा। बिना तुम्हारी मर्जी के कहो तो मैं तुम्हें छूऊंगा भी नहीं। कीर्ति उसके गले लग जाती है। तभी डोर पर खटखटाने की आवाज आती है। तुम उठ गए बेटा, सुधा जी आवाज देती है, जो सुबह सुबह उठकर घर का सारा काम करने के लिए उठ जाती थी, क्योंकि उन्हें 8 बजे ही अपनी ड्यूटी पर जाना होता था। कीर्ति हड़बड़ा जाती है और वह वीर को देखती है तो वो उसे आंखों से इशारा कर वहां से उठता है और वह बालकनी की तरफ जाने लगता है, तो कीर्ति घबराते हुए बोलती है, ये क्या कर रहे हैं आप? बालकनी से जाएंगे तो चोट लग जाएगी आपको। तभी वीर कीर्ति की तरफ देखते हुए बोलता है, क्या तुम चाहती हो मैं डोर से जाऊं? कीर्ति कुछ बोल नहीं पाती। तभी कीर्ति के आंखों में अपने लिए इतनी फिक्र देख वह उसके पास आता है और झुककर उसके होठों के किनारे पर हल्की से किस कर लेता है। कीर्ति अपनी आंखें बंद कर लेती है। तभी वह बोलता है, मेरे लिए यहाँ से उतरना कोई बड़ी बात नहीं है। वह जाने लगता है तो कीर्ति उसे रोककर एक मीडियम साइज का बॉक्स देती है। वीर, यह क्या है? कीर्ति बोलती है, यह मैं आपको 2 दिन पहले ही देने वाली थी, पर इतना कुछ हो गया। मैं चाहती हूँ आप इसे घर पर खोलें। वीर ज्यादा सवाल नहीं करता और वह फिर विंडो के पास जा वहां से कूद जाता है। कीर्ति घबराकर खिड़की के नीचे देखती है तो वीर वहां से जा रहा था। वह एक गहरी सांस लेती है। अब वीर भले ही लोगों को मारता काटता नहीं था, पर जरूरत पड़ने पर उसे हथियार भी उठाने आते थे, और था तो माफिया गैंग का ही। तो उसके लिए 2 मंजिला से कूदना कौन सी बड़ी चीज थी। तभी फिर से डोर पर फिर से खटखटाने की आवाज आती है, तो कीर्ति जाकर डोर खोलती पड़ती है तो सुधा जी बोलती है, कितना देर लगाती हो दरवाजा खोलने में? कीर्ति, वो माँ वह मैं वॉशरूम गई थी। सुधा जी उसके सर पर हाथ फेरते हुए, अब ठीक हो? कीर्ति, हाँ में सिर हिलाती है। सुधा जी तुम जाओ फ्रेश होकर आओ, तब तक मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, ये कह वह चली जाती है। वीर बाहर आता है तो कार से टिककर सोया अधीरा को देखता है और वह उसे कंधे से हिलाते हुए बोलता है, उठ जा भाई, सुबह हो गई। अधीरा अपनी आंखें खोल उसे घूरते हुए बोलता है, तुम्हारी कुछ ज्यादा ही जल्दी सुबह नहीं हो गई? तभी वीर थोड़ा एटीट्यूड से, मैंने तुम्हें तुम्हारी महबूबा को देखने के लिए पूरा रात दे दिया और तब भी तुम मुझ पर ही गुस्सा हो रहे हो। ये बोल वह कार में बैठ जाता है। अधीरा एक नजर वीर को घूरता है। फिर वापस आसिमा के बालकनी की तरफ देखते हुए वह कार में बैठ जाता है। वीर कार बाहर निकाल देता है। अधीरा के जाते ही आसिमा भी पर्दे के बाहर अधीरा को देखते हैं। जैसे अधीरा रात भर एकटक आसिमा को देख रहा था, वैसे ही आसिमा भी रात भर खिड़की से पर्दे से छुपकर उसे देख रही थी। कैसी यह जिंदगी थी, किसी को अपनी मोहब्बत और प्यार मिला था तो वह सुकून जिंदगी में नहीं था, तो किसी की जिंदगी में सारी मुश्किलें खड़ी थी। जिंदगी कब किसको किस मोड़ पर ले जाए ये कोई नहीं जानता। वही गाड़ी में वीर अधीरा से बोलता है, ये लव टाइप रोमियो वाला काम तुम्हारे ऊपर सूट नहीं करता। तभी अधीर वीर को घूरते हुए, तुम कहना क्या चाहते हो? वीर, तुम्हें तो सीधे उसे उठा लेना चाहिए, ये तुम्हारी पर्सनैलिटी को सूट करता है। तभी अधीरा सीट पर टिककर बोलता है, उठा तो मैं कब का लिया होता, किसी के बाप में दम नहीं था कि मुझे रोक ले। फिर गहरी सांस लेते हुए, पर मेरे उठाए एक कदम से भी बॉस और अन्या के जीवन में मैं तकलीफ नहीं चाहता। और वैसे भी मुझे आशिमा की माफी चाहिए और उसकी, हाँ, क्योंकि मैं उसे खोना नहीं चाहता। यदि मैं उसके साथ कोई भी जबरदस्ती की तो कुछ भी कर सकती है अपनी फैमिली के लिए। वीर अधीरा की तरफ देखते हुए, तुम्हें देख कोई कह नहीं सकता कि तुम इस तरह की बातें भी कर सकते हो। अधीरा उसे घुरता है। वीर, बहुत प्यार करते हो ना तुम आन्या और कीर्ति से? अधीरा, जान से भी ज्यादा। वीर, तुम बता क्यों नहीं देते उन दोनों को अपने बारे में? अधीरा, अभी समय नहीं आया है। वीर गाड़ी ड्राइव करते हुए, कहीं ऐसा ना हो समय देखते देखते समय पर वह तुमसे और भी खौफ खाए बैठे। अधीरा कुछ नहीं बोलता। वही सुबह के 6 बजे बज गए थे। सुबह चिड़िया की चहचहाहट से आदित्य अपनी आंखें खोलता है तो देखता है लगभग रोशनी हो चुकी थी। वह अंदर आता है तो अन्या को जैसे का तैसे सोया देख वह मन में बोलता है, पता नहीं सोने की आदत किसकी लग गई। कुंभकर्ण की दूसरी प्रजाति है ये लड़की। ये कह वॉशरूम चला जाता है। सुबह के 10 बजे आन्या रेडी होकर नीचे आती है तो देखती है सोफे पर बैठे दादू चाय पी रहे थे और वही विभा और दादी जी कुछ बातें आपस में कर रही थी। तभी आन्या दादू के पास जाते हुए, दादू, दादा क्या हुआ बेटा, तुम ऐसे तैयार होकर कहाँ जा रही हो? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। तभी आदित्य भी पीछे से बिजनेस सूट पहनकर बाहर आता है और वह आन्या को ऐसे देख थोड़े डांटते हुए गुस्से में बोलता है, आन्या ये क्या हरकत है, अभी तुम्हें डॉक्टर ने मना किया है न, और तुम बाहर नहीं जाओगी और आराम करोगी। तभी आन्या थोड़े रूखे टोन में, मुझे घर से ज्यादा बाहर सेफ फील हो रहा है। घर में कब कौन वार कर दे किसी पर भरोसा नहीं है। ये बोल दादी से कहती है, दादी माँ हमें आपकी परमिशन चाहिए, हम कॉलेज जाना चाहते हैं। वहां कुछ इमरजेंसी सिचुएशन पर बुलाया गया है। आदित्य कुछ बोलता तभी सनाया पीछे से आते हुए बोलती है, ये सही कह रही है, मैं भी जा रही हूँ और इसका ख्याल रख लूंगी। आन्या आदित्य को इग्नोर कर चली जाती है।
तभी आदित्य अपने आप से बोलता है क्या कह रही थी, घर से ज्यादा उसे बाहर से फील होता है, हाउ डिस्गस्टिंग। ये कह वह भी बाहर चला जाता है। तभी राहुल एप्पल खाते हुए बोलता है ये क्या, पहले भाभी चली गई फिर भाई चले गए हैं, हमारी तो कोई इज्जत ही नहीं है, कोई मुझसे बात तक नहीं करता। तभी विभा जी उसके सर पर चपत लगाते हुए आपको भी कॉलेज जाना था ना, आपको एडमिशन करवाना है। तभी राहुल हाँ वह भी भाभी के कॉलेज में। तो विभा मैंने प्रिंसिपल से बात की है, आप जाए और आज वहां कॉलेज देख लीजिए, राहुल मुस्कुरा देता है। वहीं कॉलेज में एक तरफ सभी की पढ़ाई जोरों शोरों से चल रही थी तो दूसरी तरफ सभी अपने कंपटीशन में लगे हुए थे। कंपटीशन को मात्र 2 से 3 दिन रह गए थे। आन्या जब कॉलेज पहुंची है तो देखती है कीर्ति वहां पर खड़ी उसी का इंतजार कर रही थी। आन्या आज वीर के साथ नहीं आई थी, वह ड्राइवर के साथ आई हुई थी। आन्या को देख कीर्ति उसके पास भाग कर जाती है, उसके गले लग जाती है और बोलती है आपको आने की क्या जरूरत थी, आपको रेस्ट करना चाहिए था। तभी आन्या कीर्ति को घूरते हुए तुम्हें कैसे पता चला मैं आने वाली हूँ। तभी कीर्ति हकलाते हुए वो आन्या अब मुंह से कुछ फूटेगा। तभी कीर्ति बोलती है वह वीर का कॉल आया था। तभी आन्या उसे घूरते हुए उन्हें भाई बुलाया कर, वह तुझसे बड़े हैं, ये कह उसे खींचकर ले जाती है। कीर्ति भाई शब्द सुनते जैसे उसका दिमाग ही ब्लैक हो जाता है। उसके मन में कई सवाल उमड़ रहे थे कि यदि अन्या को उसके और वीर के बारे में पता चला तो वह कैसे रिएक्ट करेगी। उसने तो कभी सोचा ही नहीं था, आन्या का ये कहना उसे बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया था। अभी तक तो वह तस्वीर का प्यार पाना चाहती थी, पर उसे अब जैसे मन में हजारों सवाल पूछने लगे कि जब उसकी फैमिली को पता चलेगा तब क्या होगा। आन्या उसे उसके सोच से बाहर लाते हुए बोलती है अच्छा चल ज्यादा मत सोचना और यह बता प्रिया कहाँ है। कीर्ति वह म्यूजिक रूम में गई हुई है, आन्या भी उधर चली जाती है। सनाया सारे बच्चों का फाइल सबमिट कर सबकी पेपर्स रख वहां रही थी और पेपर में कुछ देख रही थी। तभी सामने खड़े इंसान से टकरा जाती है और उसको लिए भी यही नीचे गिर जाती है। सनाया के होठ उस शख्स यानी कि पीयूष के गाल पर लग जाते हैं और पीयूष अपने हाथों को फैलाते हुए अपने सिर के नीचे हाथ रख एकटक सनाया को देखते हुए बोलता है मैडम जरा संभल कर चलिए, अभी तो मैं था, गिरने से मैंने तो बर्दाश्त कर लिया और कोई और होता ना तो कहता कैसी लड़की है, इसे तो कुछ दिखता भी नहीं। पीयूष अपने मन की पता नहीं क्या क्या उटपटांग बोले जा रहा था। सनाया उसके ऊपर से गुस्से में उठकर बोलती है माइंड योर लैंग्वेज, पहली बात मैं गलती से गिरी और दूसरी बात तुम्हारी जगह कोई और लड़का होता और ऐसे मुझे बोला होता तो उसको 2 थप्पड़ में लगाती है। तभी पीयूष अच्छा मार लीजिए जरा, हम भी आपके हाथों का थप्पड़ खाने में कैसा लगता है। सनाया बुरी तरह चिढ़ चली जाती है। पीयूष अपने कपड़े झाड़ते हुए झटके में उठ खड़ा हो जाता है और जाकर सनाया का कमर पकड़ अपने पास खींच लेता है। इस समय सनाया की पीठ पीयूष के सीने से लगी हुई थी। वहीं दूसरी तरफ कपूर विला प्रकाश जी स्टडी रूम में अपना सिर पकड़कर बैठे हुए थे तो वही आलोक जी उसे कब का घूर रहे थे। थोड़ा रुककर वह बोलते हैं अब बताओगे भी हुआ क्या है। प्रकाश उनकी तरफ देखते हुए बोलता है भाई वह अधीरा मेरी आशिमा के पीछे हाथ धोकर पड़ गया है और आसमा भी उसके प्यार में पागल है, मैं चाहता हूं आप कुछ करिए। तभी आलोक जी कुछ हुआ है क्या, प्रकाश जी के पूछने कह पिछली रात की सारी बातें बताने लगते हैं। फ्लैशबैक हमेशा की तरह प्रकाश जी आसमा के रूम में जाते हैं। भले ही वह आसमा से बात नहीं कर रहे थे पर रोज उसे रात को मिलने जाते थे। वह रूम में जाते हैं तो देखते हैं आसमा खिड़की से लगकर सोई हुई थी। उन्हें थोड़ा अजीब लगता है, वह खिड़की के पास जाकर जैसे आशिमा को उठाने वाले होते हैं, उनकी नजर सामने खड़े कार से टिककर खड़ा था। ये सब देख उनका खून खोलता है और वह समझ जाते हैं कि यह क्या हो रहा है। फ्लैशबैक एंड आलोक जी कुछ सोचते हुए बोलते हैं हाँ क्यों ना हम आसमा की शादी करवा दे, उसकी उम्र भी तो हो गई है। ये सुनते ही प्रकाश जी की आंखें चमक जाती है।